सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच लक्ष्य नीट के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप। और आज हम एक बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। आज मजा ही आ जाएगा। आज आप लोग बायोलॉजी में एक नया आयाम छू लेंगे, एक नया लेवल अनलॉक कर लेंगे जस्ट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आसान है। किताब में इतना कॉम्प्लेक्स दे रखा है कि स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पाते, लेकिन आज हम सिर्फ एक डायग्राम की मदद से इस पूरे के पूरे टॉपिक को, एनसीईआरटी के 2 पेजेस को आराम से समराइज करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से बन रहे होंगे। आई कैन लिटरली बेट ऑन दिस। लेकिन आपको सिर्फ अपने दिमाग को खुला रखना है, नई इंफॉर्मेशन के लिए अपने आप को तैयार रखना है, एंड दैट्स ऑल। उसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ढोल फटा हुआ है दोस्त, आज गला जो है खराब हो गया है बिकॉज आज सुबह से मेरी कई क्लासेस थी और कल का दिन भी मेरा काफी हेक्टिक रहा, लेकिन एनर्जी में बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, ये एकदम मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं। सो डोंट वरी। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोगों का स्वागत है। सब कुछ ठीक है दोस्त, कोई गड़बड़ नहीं है, एकदम मस्त है सब कुछ, है ना। तबीयत में भी कोई गड़बड़ नहीं है, बस गला थोड़ा सा बैठा हुआ है जो कि आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, तो डोंट वरी। आइए दोस्तों बात करते हैं लिंकेज और रिकम्बिनेशन के बारे में, लेकिन सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड दीज 2 टर्म्स। और उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन कराने वाला हूं सेल बायोलॉजी का, क्योंकि सेल बायोलॉजी और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसमें हमने रिकम्बिनेशन पहले ही पढ़ रखा है। यह 11th क्लास की एक टर्म है। हमने पढ़ा था कि भैया 2 जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होती है। कौन से फेज ऑफ सेल साइकिल में आपकी रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होती है, एक बार बताइए फटाफट। भाई मैंने आपको बताया था 11th क्लास में, जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े हुए हैं उनको बताया था, जो नहीं पढ़े हुए कोई बात नहीं, इस बात को आराम से सुन लीजिए। रिकॉम्बिनेशन में क्या शब्द आ रहा है? रिकॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन स्टार्ट्स विद सी। क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट्स विद सी। तो ये कौन से फेज में होगा सेल साइकिल के? पकाइटिन में। पकाइटिन में भी सी आता है, बाकी कहीं भी सी नहीं आता। लेप्टोटिन में सी नहीं आता, डिप्लोटिन में सी नहीं आता, डायकाइनेसिस में सी नहीं आता, सिर्फ पकाइटिन में ही सी आता है। यानी पकाइटिन एक ऐसी स्टेज थी जिसमें क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन हो रही होती है। क्या होता है यहां पर मैं आपको समझा देता हूं बहुत बढ़िया तरीके से, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको बताया कि हमारे हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। अगर हम हमारे डिप्लॉयड सेल की बात करें तो हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लेट्स से मैं अपने क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करता हूं। अगर मैं क्रोमोसोम नंबर 1 बना रहा हूं तो क्या मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 1 की 2 कॉपीज होंगी? जी सर होंगी। क्या ये क्रोमोसोम नंबर 1 है जो मेरे अंदर मेरे पिताजी से आया होगा? आया होगा। क्या यही सेम क्रोमोसोम नंबर 1 मेरे पास मेरी मम्मी से भी आया होगा? आया होगा। क्या ये दोनों क्रोमोसोम्स एग्जैक्टली सेम से होंगे? बिल्कुल हाँ, इनमें जो जीन्स हैं वो सेम पोजीशन पे पाए जाएंगे, सेम चीज के जीन्स ही पाए जाएंगे। दैट्स व्हाई इनको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 जो कि मेरे पास फादर साहब से आया, एंड दिस इज माय क्रोमोसोम नंबर 1 जो कि मेरे पास माता श्री से आया, माता जी से आया। ये दोनों के दोनों अगर क्रोमोसोम नंबर 1 ही है तो क्या ये होमोलोगस क्रोमोसोम है? बिल्कुल होमोलोगस क्रोमोसोम है। यहां पे अगर आई कलर का जीन है तो यहां भी आई कलर का जीन होगा सेम पोजीशन पे। यहां अगर हेयर कलर का जीन है तो यहां भी हेयर कलर का जीन होगा सेम पोजीशन पे। यहां अगर हाइट का जीन है तो यहां भी हाइट का जीन होगा सेम पोजीशन पे। सेम पोजीशन पे सेम चीज का जीन पाया जाएगा। इनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये मेरे भाई यहां पर जो 2 बेटियां हैं इनके पिताजी सेम हैं। ये है पिताजी, ये है पापा जी। इनकी 2 बेटियां हैं, एक ये वाली एक ये वाली, दोनों लंबी खड़ी हैं। ठीक है। यहां पर अगर आप देखें तो इनको आप क्या कहेंगे? दिस इज क्रोमेटिड। दिस इज क्रोमेटिड। एक साइड की जो दोनों की दोनों आर्म्स होती हैं मिलकर एक क्रोमेटिड बनाती हैं, तो ये क्या हुई? क्रोमेटिड नंबर 1। दिस इज क्रोमेटिड 1। और ये क्या हुई? दिस इज क्रोमेटिड 2। दिस इज क्रोमेटिड 2।
ये जो क्रोमेटिड 1 है और ये जो क्रोमेटिड 2 है, ये दोनों सेम सेंट्रोमेयर पे अटैच्ड है ना, इनका सेंटर सेम है, ये दोनों सेम ही क्रोमोसोम की है ना, इनका सेंटर सेम है, तो अल्टीमेटली इनका पिताजी सेम है। ये दो सिस्टर हैं जिनका पापा सेम है, तो इनको आप क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स। इनको आप क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर भी अगर आप देखें तो ये वाला जो है, ये वाला एक क्रोमेटिड हो गया, ये वाला जो है ये दूसरा क्रोमेटिड हो गया। यहां पर भी अगर आप इन दोनों को नाम देना चाहें तो ये भी तो आपकी बहनें हुई, इनका भी तो पापा जी सेम है, तो यहां पर ये क्या हुई? ये भी तो आपकी सिस्टर क्रोमेटिड्स हुई, ये भी तो आपकी सिस्टर क्रोमेटिड्स हुई। एकदम करेक्ट है सर, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेम सेंट्रोमेयर से अटैच है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेम सेंट्रोमेयर से अटैच हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? इस क्रोमोसोम की ये वाली क्रोमेटिड और इस क्रोमोसोम की ये वाली क्रोमेटिड जो पास पास आ रही हैं, ये दोनों आपस में चिपक जाती हैं और अपने कुछ पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेती हैं। यानी क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगी? क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगी? आराम से सुनिएगा, ये दोनों ही हमारे क्रोमोसोम नंबर 1 है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो यहां पर ये वाली जो क्रोमेटिड है और ये वाली जो क्रोमेटिड है, इनके पापा तो सेम नहीं है। इस वाली क्रोमेटिड का सेंटर है ये, इस वाली क्रोमेटिड का सेंटर है ये, तो दिस एंड दिस आर नॉट सिस्टर्स, तो आप क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। आप क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की। यहां पर क्या हो जाएगा? इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होती है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्रॉसिंग ओवर मतलब इस वाली क्रोमेटिड का कुछ पार्ट टूट के यहां चला जाएगा, इस वाली क्रोमेटिड का कुछ पार्ट टूट के यहां आ जाएगा। लेट मी गिव यू अ क्लियर कट रेफरेंस, एकदम सीधा सीधा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये वाला जो आपका क्रोमोसोम है कुछ ऐसा बनाया मैंने, और इसके बगल में ये वाला क्रोमोसोम मैंने कुछ ऐसा बनाया। ठीक है, ये हरे कलर का था, इसको हरे कलर का कर दिया। अब क्या हुआ दोस्त? यहां पर छोटा सा पार्ट, ये जो पीले कलर का था, इसकी जगह हरे वाला पार्ट आ गया। ये जो पीला था अब हरा भरा हो चुका है, ये पीला पार्ट हरा भरा हो चुका है, और इसका पीला वाला पार्ट टूट करके इस हरे भरे पे जा चुका है। इसका पीला पार्ट टूटकर इस हरे भरे पे जा चुका है, यानी एक्सचेंज हो गया है क्रोमोसोम का छोटा सा टुकड़ा। क्रोमोसोम का छोटा सा टुकड़ा एक्सचेंज हो गया है, जिससे आपके क्या बने हैं? बेसिकली यहां पर रिकम्बिनेंट्स बने हैं। यहां पर क्या हुई है? रिकम्बिनेशन हुई है या क्रॉसिंग ओवर हुई है? यहां पर क्या हुई है? रिकॉम्बिनेशन हुई है, रिकॉम्बिनेशन हुई है, या क्रॉसिंग ओवर हुई है, या क्रॉसिंग ओवर हुई है। रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट इस पे आ गया, इस क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट इस पे आ गया। मैं आपको थोड़ा सा और आसानी से समझाता हूं, समझ लीजिए। ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये वाला जो हाथ है ये वाली क्रोमेटिड है पीली वाली, और ये वाला जो हाथ है ये वाली क्रोमेटिड है हरी वाली। ये दोनों पास पास आ गए, फिर क्या हुआ? इनके बीच में क्रॉसिंग हो गई, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनकी आर्म्स आपस में ऐसे गुत्थम गुत्था हो गई, इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है। जब ये क्रॉस कर लेते हैं तो इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट कट के इस क्रोमोसोम पे आ जाता है, और इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट कट के इस पे आ जाता है। तो यहां पर आपको एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और उस एंजाइम को क्या कहते हैं? उस एंजाइम को हम कहते हैं एंजाइम रिकॉम्बिनेज। ऐसा एंजाइम जो रिकॉम्बिनेशन करा दे उसको रिकॉम्बिनेज कहेंगे। तो रिकॉम्बिनेज में दो छोटे छोटे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। एक एंजाइम जो यहां से इस क्रोमोसोम के टुकड़े को काटे, काटने वाला न्यूक्लियस, और इस टुकड़े को इस पे चिपका दे, यानी लाइगेज, जोड़ने वाला लाइगेज। एक ऐसा एंजाइम जो यहां से क्रोमोसोम के एक टुकड़े को काटे, यानी वही न्यूक्लियस, और यहां चिपका दे, यानी लाइगेज। तो यहां से एक टुकड़ा काटा न्यूक्लियस से और उसे यहां चिपका दिया लाइगेज से, यहां से एक टुकड़ा काटा न्यूक्लियस से और यहां चिपका दिया लाइगेज से। इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट यहां, इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट यहां, इसको कहा क्रॉसिंग ओवर।
आपने क्रॉस बना करके क्या कर लिया है, रिकॉम्बिनेशन कर ली है इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम का छोटा पार्ट इस पे, इस क्रोमोसोम का छोटा पार्ट इस पे। दीज आर कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट्स, these are called as recombinants, these are called as recombinants, करेक्ट। तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर के लिए, रिकॉम्बिनेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज नीडेड, एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज नीडेड। यहां पर एंजाइम रिकॉम्बिनेज की जरूरत पड़ेगी, और एंजाइम रिकॉम्बिनेज करता क्या है, एंजाइम रिकॉम्बिनेज करता क्या है, क्रोमोसोम के एक छोटे से टुकड़े को काटता है और दूसरी जगह जाके चिपका देता है। यानी यहां पर दो पार्ट्स होंगे, पहला आपका न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड के छोटे से टुकड़े को काट ले, न्यूक्लियस, दूसरा आपका चिपकाने वाला लाइगेज, काटने वाला न्यूक्लियस, चिपकाने वाला लाइगेज, यानी कैंची और गोंद की जोड़ी होगी यहां पर, इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट 11वीं क्लास का है, हमको इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। हमको इतना पता होना चाहिए कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब पास पास आ रहे हैं तो इनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इसकी ये वाली, इसकी ये वाली और इसकी ये वाली, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आसपास आएंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। इसका एक छोटा सा पार्ट इस पे पहुंच जाएगा, इसका एक छोटा सा पार्ट इस पे पहुंच जाएगा, और इस तरीके से आपके क्रोमोसोम के छोटे छोटे पार्ट्स एक्सचेंज हो जाएंगे। इसी को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, राइट। तो अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर था तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपको बस ये समझना है कि क्रोमोसोम्स के पार्ट आपस में एक्सचेंज होंगे, इसी को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। यहां पर रिकॉम्बिनेंट्स आपके तैयार हो रहे हैं, इतनी ही बात आपको समझनी थी, राइट, इतनी ही बात आपको समझनी थी। दैट वॉज द होल पॉइंट। अब हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। नाम से ही ये पूरा का पूरा टॉपिक खोल के रख दूंगा, आराम से बस नाम के ऊपर गौर फरमाइएगा। मैं आपको कह रहा हूं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज किसे कहा जाता है, लिंकेज जहां दो चीजों के बीच में लिंक हो, जहां दो चीजों के बीच में जुड़ाव हो, दो चीजें अगर एक दूसरे के साथ पाई जा रही हैं तो उसको लिंकेज कहा जाता है। लेट्स से यहां पर है एक आदमी जिसका नाम है सोनू, और यहां पर है एक आदमी जिसका नाम है मोनू, और यहां पर है तीसरा आदमी जिसका नाम है गोलू। अगर मेरे भाई ये सोनू है, ये मोनू है और ये गोलू है, सोनू और मोनू की दोस्ती अटूट है, यानी इनके बीच में लिंकेज अच्छी है, तो क्या ये एक दूसरे को छोड़ के कहीं पर जाएंगे, क्या ये एक दूसरे को छोड़ के कहीं पे जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में लिंक बहुत स्ट्रांग है, इनकी दोस्ती बहुत पक्की है। तो ना मोनू को छोड़ के सोनू कहीं जाएगा, ना सोनू को छोड़ के मोनू कहीं जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये जो तीसरा आदमी है गोलू, ये इनसे बहुत ज्यादा लिंक्ड नहीं है। देखो कैसे दूर खड़े होकर इनकी बातें सुन रहा है। तो ये जो गोलू है, इसकी सोनू मोनू के साथ लिंकेज काफी कम है, तो ये तो अपने बाकी दोस्तों से मिलेगा ना सोनू इसका बेस्ट फ्रेंड है, ना मोनू इसका बेस्ट फ्रेंड है, ये तो अपने बाकी दोस्तों से, रमेश, सुरेश, गणेश से जाके मिलेगा ना भाई, इसके तो अपने अलग दोस्त हैं। तो जिन दो लोगों में लिंकेज कम होती है उनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब समझो, री का मतलब अगेन, जैसे हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है ना, तो रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ते हैं इसका मतलब बार बार अगेन एंड अगेन नई प्रोजेनीज को प्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन। तो यहां पे रिकॉम्बिनेशन है, यानी बार बार एक जीन अलग अलग जगह पे जाके क्या कर रहा है, रिकंबाइन कर रहा है। रिकंबाइन कब करेगा, जब उसकी किसी से गहरी दोस्ती होगी ही नहीं, तो रिकंबाइन करेगा। इनके साथ अगर इसकी गहरी दोस्ती होती तो ये भी इनके साथ चिपक के रहता, कहीं दूर जाके किसी और के साथ रिकंबाइन नहीं करता। लेकिन मेरे दोस्त, यहां पर सोनू मोनू की दोस्ती गहरी है, जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे, क्योंकि लिंक बहुत तगड़ा है, फेविकॉल का जोड़ है। ऐसे सोनू खड़ा है, बगल में मोनू खड़ा है, दोनों के बीच में फेविकॉल लगा रखा है, दोनों साथ साथ चिपके हुए हैं। जहां सोनू जाएगा वहीं मोनू जाएगा, जहां मोनू जाएगा वहीं सोनू जाएगा, दोनों साथ चिपके हुए हैं। लेकिन साइड में आपका गोलू खड़ा है, इसको जहां जाना है वो जाएगा, सोनू मोनू की परवाह नहीं करेगा, राइट। यानी सबसे पहला काम जो हमने यहां पर डेराइव किया वो तो हमने नाम से ही डेराइव कर लिया। अगर आप यहां पर सिंपली इसका नाम ही लिख ले तो लिंकेज का मतलब क्या होता है, टाइट फिजिकल एसोसिएशन। दो चीजें जब चिपकी हुई हों एक दूसरे से, टाइट फिजिकल एसोसिएशन।
बिटवीन टू जीन्स, टाइट फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन टू जीन्स, इसको क्या कहा जाता है? लिंकेज कहा जाता है। तो अगर दो जीन्स के बीच में लिंकेज ज्यादा है, इफ लिंकेज दो जीन्स के बीच में बहुत ज्यादा है, तो क्या ये हर जगह पर साथ साथ जाएंगे? अगर लिंकेज यहां बहुत ज्यादा है तो क्या ये हर जगह साथ साथ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो क्या ये एक दूसरे से बिछड़ेंगे, किसी और के साथ रिकंबाइन करेंगे? नहीं करेंगे। यानी लिंकेज जितनी ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन उतनी कम। लिंकेज जितनी ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन मेरे भाई उतनी ही कम। क्या ये बात करेक्ट है? करेक्ट है। अब यहां पर हम लोग तो भैया फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं लिंकेज जितनी ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन उतनी कम। रिकॉम्बिनेशन जितनी ज्यादा, लिंकेज उतनी कम। तो क्या लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है? क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा यहां पर? बिल्कुल होगा सर। लिंकेज ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा तो लिंकेज कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यहां पर रिलेशन हो जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग देख लीजिए, रिकॉम्बिनेशन। री का मतलब क्या होता है? री का मतलब अभी मैंने बताया, री का मतलब होता है अगेन, यानी दोबारा, यानी बार बार, यानी लगातार। क्या कर रहा है? कॉम्बिनेशन कर रहा है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहा है, तो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, है ना? फॉर्मिंग कॉम्बिनेशंस। तो अगेन अगेन फॉर्मिंग रिकॉम्बिनेशंस, फॉर्मिंग कॉम्बिनेशंस, किसी और के साथ कंबाइन हो जा रहा है, तो अल्टीमेटली किसी एक का सगा नहीं है, यानी इसमें लिंकेज कम होगी। इफ रिकॉम्बिनेशन इज मोर, इफ रिकॉम्बिनेशन इज मोर, अगर एक जीन है जो किसी के भी साथ भाग जाता है, तो यहां पर मतलब इसकी किसी से अच्छी खासी दोस्ती यारी नहीं है, इसकी लिंकेज क्या है? कम है। लिंकेज क्या है? कम है। आराम से देखिएगा, एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा और सारा का सारा खेल यहीं पे क्लियर हो जाएगा। वो डायग्राम देखिए, उसके बाद आपको दोबारा से स्लाइड के ऊपर मैं लेके आऊंगा। एक नई स्लाइड मैं आपके लिए यहां पर बना लेता हूं, आराम से देखिएगा भाई। पूरा का पूरा गेम यहीं क्लियर हो जाएगा इस एक स्लाइड में कि व्हाट इज लिंकेज, व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन। आराम से देखिएगा। मैंने कहा यह है आपका क्रोमोसोम नंबर 1, यह है आपका क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है? यह क्रोमोसोम नंबर 1 है। इसी क्रोमोसोम नंबर 1 को आपने यहां पर क्या कर लिया? रेप्लिकेट कर लिया। इतना बड़ा नहीं बनाना तो छोटा बना लो, है ना? एक ही क्रोमेटिड बना लो अभी के लिए, जैसा आपको अच्छा लगे। एक बनानी है एक बना लो, दो बनानी है दो बना लो, दैट्स टोटली योर कॉल। समझ में चीजें दोनों जगह से आ जाएंगी। ये देखिए, ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं? लगभग लगभग सेम साइज का ही रखता हूं, करेक्ट? यहां मैंने एक जीन बनाया, यहां मैंने एक जीन बनाया, यहां भी मैंने सेम जीन बना दिया रेफरेंस के लिए। यहां मैंने एक जीन बनाया, यहां मैंने एक जीन बनाया, ठीक है? यहां मैंने जीन बना दिया, और तीसरा जीन मैंने यहां बना दिया। क्या सेम पोजीशंस पे यहां भी जीन्स पाए जा रहे होंगे? बिल्कुल पाए जा रहे होंगे। ये है आपका जीन, 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 एंड ये है आपका जीन, ठीक है? दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 जो आपके पास आपके पिताजी से आया, और ये है क्रोमोसोम नंबर 1 जो आपके पास आपकी माताजी से आया, ठीक है? अब ये दोनों के दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, तो इस वाले की ये आर्म और इस वाले की ये आर्म, क्या इनके बीच में एक्सचेंज हो सकता है क्रोमोसोम के कंटेंट का? बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो दोनों की दोनों आर्म्स हैं, ये जो आपकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये आपस में ऐसे क्रॉस कर जाएंगी। यहां का कुछ पार्ट यहां चला जाएगा, यहां का कुछ पार्ट यहां चला जाएगा। तो मैं इन जीन्स को नाम दे देता हूं, लेट से आपका ए बी सी, बीच में लिख देता हूं, दोनों के लिए वैलिड हो जाएगा, ए बी और सी लिख देता हूं, ठीक है? यहां भी ए बी सी हो जाएगा आपका। अगर ये दोनों आर्म्स क्रॉस हुई तो लेट से इनका हाल कुछ ऐसा हो गया, ये दोनों आर्म्स क्रॉस हुई और इनका हाल लेट से कुछ ऐसा हो गया। इनका हाल कुछ ऐसा हुआ मेरे भाई। यहां पर ये जो आपका ब्लू पार्ट था ये यहां पर आ गया, और आपका ये जो स्काई ब्लू पार्ट था ये यहां पर चला गया, ऑलराइट?
तो आपका ये जो ब्लू पार्ट था, डार्क ब्लू पार्ट था, वो यहां आ गया। डार्क ब्लू पार्ट था, ये यहां आ गया। ठीक है। और अगर आप देखो तो ये जो आपका स्काई ब्लू पार्ट था, ये यहां चला गया। करेक्ट। यहां पर देखिए, ये जो आपका जीन ए और बी है, क्या ये सेम पोजीशन पे ही रहे? बिल्कुल। क्या ये सेम पोजीशन पे रहे? ये स्काई ब्लू पार्ट यहां चला गया और डार्क ब्लू पार्ट यहां पे चला गया। यहां पर भी आपका ए बी सेम पोजीशन पे था, यहां भी आपका ए बी सेम पोजीशन पे था, यहां भी आपका ए बी सेम पोजीशन पे था, यहां भी आपका ए बी सेम पोजीशन पे था। सी आपका इस पोजीशन पे आ गया। अब मुझे बताइए, जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो कौन कौन से जीन साथ साथ थे और कौन इनसे बिछड़ गया? सिंपल सी बात यह है, जब क्रॉसिंग ओवर हुई तो कौन कौन से जीन्स साथ रहे और कौन सा बिछड़ गया, मुझे बस ये बता दीजिए। क्या ए बी के साथ रहा या ए सी के साथ रहा? अगर मैं यहां पर बोलूं ए बी के साथ रहा एंड तक या ए सी के साथ रहा, तो आप कहेंगे कि यहां पर जो नई कॉम्बिनेशंस बनी है सर, इसमें भी आपका ए और बी जो टुकड़े यहां पर थे डार्क ब्लू में, साथ साथ ही यहां पे आए, और ए और बी यहां पर जो थे आपके लाइट ब्लू में, ये भी साथ साथ यहीं पर आए। सी आपका बिछड़ा हुआ रह गया, सी आपका बिछड़ा हुआ रह गया। ए भी जहां भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे, और सी जो है आपका इनसे बहुत दूर है, इसके बीच में लिंकेज कम थी, तो अल्टीमेटली ये आपका बिछड़ गया, इनसे अलग हो गया। तो अगर आप देखें तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है मतलब ये फिजिकली एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे, ए और बी जो है दे आर मोर लिंक्ड, दे आर मोर लिंक्ड। तो इनका हर जगह साथ साथ जाना तय है। जबकि यहां पर अगर आप देखें तो सी इज लेस लिंक्ड टू ए एंड बी, सी इज लेस लिंक्ड टू ए एंड बी। तो अल्टीमेटली सी जो है ये आपका अलग जा रहा है, इनसे अलग है, रिकॉम्बिनेशन दिखा रहा है। जबकि आपके ए और बी जो है हर जगह साथ रहते हैं, हर जगह साथ साथ जाते हैं। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही ज्यादा जनरल, एक बहुत ही ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है। राइट। देखो यार, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको शब्दों में समझाऊं, बहुत प्यारे शब्दों में समझाऊं, आराम से इस बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर ये एक क्रोमोसोम है, इस पे दो जीन्स एकदम साथ साथ पाए जा रहे हैं, तो वो हमेशा साथ साथ ही रहेंगे, ज्यादातर केसेस में साथ साथ ही रहेंगे, इनके बीच में लिंकेज ज्यादा है, तो रिकॉम्बिनेशन इज वेरी लेस। और अगर ये बहुत दूर दूर पाए जाते तो एक कहीं जा रहा है, दूसरा कहीं जा रहा है, एक इस आर्म में रुक गया, दूसरा इस आर्म में चला गया। समझ लीजिए यहां पर सी और बी के बीच में दोस्ती कम थी, सी और बी के बीच में बहुत बड़ा गैप है, इनमें दोस्ती कम थी, तो सी आपका यहीं की यहीं रहा। लेकिन मेरे भाई ये जो बी था ये मुंह उठा करके यहां भाग गया, इनकी दोस्ती थी ही नहीं, तो ये दूर दूर हो गए। राइट। यहां पर जो सी है इसकी दोस्ती इस बी के साथ थी ही नहीं, तो ये भी आपके अलग अलग हो गए, ये भी आपके बहुत दूर दूर चले गए। लेकिन इस ए और बी की अच्छी खासी दोस्ती थी, तो ये डार्क ब्लू वाला पार्ट जब टूटा, ये डार्क ब्लू वाला पार्ट जब टूटा, तो इसने क्या किया मेरे भाई, इसने आपका पूरा का पूरा ये जो पार्ट है ये यहां शिफ्ट कर लिया, तो ए और बी साथ ही रहे, और ये जो ए और बी थे ये भी साथ ही रहे। ये स्काई ब्लू वाला पार्ट एज इट इज यहां पर शिफ्ट हो गया, इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन हुई है ना। तो जो ज्यादा पास वो लिंक्ड, जो दूर दूर वो आपके कम लिंक्ड, तो वहां ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगी। बहुत सिंपल सी बात है, इसको चाहे लाइनों में लिख लो, शब्दों में लिख लो, या फिर ऐसा डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अल्टीमेटली हमको यहां से सीखने को क्या मिला, जो पीछे हमने लिखा था वही बात आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। जितना ज्यादा लिंकेज उतना कम रिकॉम्बिनेशन, जितना कम लिंकेज उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन। सिंपल, ये बात आपने यहां से डेराइव करी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा अभी, इस बात को सिर्फ याद रख लेना। और आपको याद हो भी जाएगा, पास पास है जीन तो दूसरे के साथ दोस्ती नहीं कर रहे, खुद ही हम साथ साथ है वाली बॉन्डिंग है इनकी। और भाई अगर पहले ही दूर दूर थे तो ये कहीं जा सकता है, ये कहीं जा सकता है, इन दोनों को एक दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सिंपल। अब देखो भाई, अब यहां पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे करके पूरी चीजें समझाने वाला हूं।
मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने आपको बताया था कि जीन्स जो हैं ये हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए, लेकिन कैसे? क्रोमोसोम्स में बैठ के। भाई मेरे पिताजी ने मेरे को 23 क्रोमोसोम्स दिए, मेरे माताजी ने मेरे को 23 क्रोमोसोम्स दिए, इन क्रोमोसोम्स के अंदर ही तो जीन्स पैक्ड थे। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी किसने? सट्टन एंड बोवरी ने। और इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? आपका टीएच मॉर्गन साहब ने। वो जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज बेसिकली योर लिंकेज। इसी को हम लिंकेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो कि अभी हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। लिंकेज लीड्स टू मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। अगर पेरेंट्स के अंदर दो जीन्स बहुत पास पास पाए जा रहे हैं तो बच्चे के अंदर भी तो वो दो जीन्स साथ ही पाए जाएंगे। मैंने क्या बताया? अगर दो जीन्स बहुत पास पास हैं तो हमेशा साथ साथ रहेंगे, है ना? तो कई बार क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जो आपके जीन्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। बट अगर कोई जीन एक दूसरे के साथ बहुत टाइटली बाउंड है तो ये उतना आसानी से सेपरेट नहीं होता, इसे हम लिंकेज कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन माना जाता है लिंकेज को। ऐसा कहा जाता है कि जिन ऑर्गेनिजम्स में तगड़ी लिंकेज देखने को मिलती है वहां पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता। क्योंकि समझ लीजिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप आराम से फर्श पे चलिए तो आप आराम से चल सकते हैं। अब मैंने आपको बहुत स्टिकी जूते पहना दिए, ऐसे जूते जिनके नीचे डबल साइडेड टेप लगी हुई है, वो भी बहुत स्ट्रांग। अब मैं आपको कहता हूं कि आप चलो, तो आप पैर जमाओगे धरती पे, उठा ही नहीं पाओगे क्योंकि आपका जूता जमीन पे चिपक चुका है। तो यू वोंट बी एबल टू वॉक। क्यों? क्योंकि आप चिपक चुके हो धरती से। अब एक लिंकेज है आपके और धरती के बीच में, तो आप मूव नहीं कर पाओगे। सिमिलरली जब दो जीन्स साथ में बहुत टाइटली पैक हो जाते हैं, जब दो जीन्स आपस में एकदम साथ साथ प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी सेपरेट होकर के अलग अलग नहीं जाना चाहते, अलग अलग कॉम्बिनेशंस नहीं बनाना चाहते, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होना चाहते, सेपरेट नहीं होना चाहते। तो लिंकेज लीड्स टू मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस, क्योंकि लिंकेज जो है ये क्या है? इट्स एन एक्सेप्शन। It's an exception of independent assortment. It's an exception of independent assortment. है ना? जीन्स इतने पास पास आ जाते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होना चाहते, तो लिंकेज इज एन एक्सेप्शन टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो ही नहीं रही है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आ रहा था? 9:3:3:1। अगर यहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो ही नहीं रही है तो क्या ये रेशियो 9:3:3:1 आएगा? आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो नहीं आएगा, इट इज डेविएटेड। अगर आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कराओगे तो ये रेशियो लिंकेज में डेविएट हो जाएगा। मेंडल साहब लकी भी बहुत थे। हम कहते हैं कि मेंडल साहब जो है अनलकी बहुत थे, क्योंकि उनको अपने मरने के 16 साल बाद जो है, 15-16 साल बाद जो है रिकॉग्निशन मिली। पर वो लकी भी बहुत थे कि उन्होंने मटर के प्लांट को चुना। मटर के प्लांट में जितने भी आपके अलग अलग कैरेक्टर्स थे ना, ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे पाए जा रहे थे। ये अलग अलग जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे पाए जा रहे थे। अगर वो सेम क्रोमोसोम पे होते, लेट्स से यहां पर एक क्रोमोसोम है, इसी के ऊपर आपका हाइट का जीन होता और इससे बहुत ज्यादा लिंक्ड आपका सीड कलर का जीन होता, तो ये दोनों जीन सेपरेट ही नहीं होते। जैसा आपका एक मटर का हाइट होता वैसे ही उसका सीड कलर भी होता। अगर यहाँ पे टॉलनेस का लील है, अगर यहाँ पे येलो सीड का लील है, तो ये दोनों हमेशा साथ ही जाते आपकी अगली जनरेशन में। तो हमको बढ़िया से मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं देखने को मिलते। सो मेंडल साहब वॉज वेरी लकी, ही वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि उन्होंने मटर के प्लांट को चूज किया, क्योंकि उन्हें जीन्स क्रोमोसोम्स पहले दिखाई ही नहीं दे रहे थे। भाई ऐसा नहीं है ना कि आप किसी ऑर्गेनिज्म को देख के ही बता दो कि उसके अंदर कितने जीन्स हैं या कितने क्रोमोसोम्स हैं। मेंडल साहब ने ऐसी कोई रिसर्च नहीं की, सिर्फ तुक्के से उनको मटर का पौधा मिल गया और वो उनके लिए बहुत लकी निकला। क्योंकि अगर मल्टीपल जीन्स सेम क्रोमोसोम पे पाए जाते और ये लिंक्ड होते तो ये हमेशा साथ साथ ही अगली जनरेशन में जाना प्रेफर करते। दैट्स व्हाई मेंडल साहब वाज वेरी लकी। ठीक है, क्योंकि इनको ये लिंकेज का सामना करना ही नहीं पड़ा। अदरवाइज अगर आप ड्रोसोफिला में देखें तो अच्छी खासी लिंकेज है, ड्रोसोफिला में अच्छी खासी लिंकेज है, तो जैसा आपका पेरेंट है वैसे ही आपके बच्चे निकलते हैं। कोई यहां पर आपका डेविएशन नहीं आता, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा कि कैसे ये काम होता है।
तो लिंकेज जो है इट इज एन एक्सेप्शन टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब यहां पर आपके टीएच मॉर्गन साहब ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का ड्रोसोफिला पे। टीएच मॉर्गन वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, जिसको क्या कहा जाता है? फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। तो फ्रूट फ्लाई पे इन्होंने रिसर्च की, क्योंकि वो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, क्योंकि फ्रूट फ्लाई जो है इसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, 14-15 दिनों में यानी 2 हफ्ते के अंदर ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेती है। 100 से भी ज्यादा बच्चे एक ही मीटिंग में दे देती है। मेल और फीमेल को आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली यहां पर ये बहुत सस्ते खाने के ऊपर ग्रो कर लेती है। आसानी से इन फ्रूट फ्लाइज को लैब में ग्रो किया जा सकता है, कोई महंगा खाना इनको नहीं देना पड़ता। तो दैट्स वाई मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चुना, फ्लाई को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना। इतना इन्होंने इस फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया कि मॉर्गन साहब को फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स कहने लगे। फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स कहने लगे। तो मॉर्गन साहब ने एक्सपेरिमेंट क्या किए? टीएच मॉर्गन साहब ने मेंडल साहब की तरह डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाए। डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको अच्छे तरीके से पता है, 2 कैरेक्टर इन्होंने लिए। ही परफॉर्म्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस, he performed dihybrid cross on fly। फ्रूट फ्लाई के ऊपर इन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस किए, यानी 2 कैरेक्टर्स को एक बार में कंसिडर किया। कौन से थे 2 कैरेक्टर? ये मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने एक क्रॉस किया आपका बॉडी कलर और आई कलर को लेकर के। तो इन्होंने मेल जो है वो लिया ब्राउन बॉडी, इसकी बॉडी थी ब्राउन और आंखें थी लाल, रेड आई। ब्राउन बॉडी और रेड आई। और फीमेल इन्होंने कैसी ली? ब्राउन बॉडी के कंपैरिजन में यहां पे इन्होंने ली लाइट बॉडी, यानी येलो बॉडी, पीले कलर की बॉडी। फीमेल की बॉडी थी येलो कलर की एंड लाल आंखें नहीं थी, सफेद आंखें थी, व्हाइट आइड इन्होंने फीमेल ली, सफेद उसकी आंखें थी। पहला इन्होंने क्रॉस किया मेल और फीमेल के बीच में, ये वाला। तो इन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए। कौन से? एक तो बॉडी का कलर ब्राउन और येलो, और एक इन्होंने लिया आंख का कलर रेड और व्हाइट। यहां पे डोमिनेंट कौन से हैं? ये वाले डोमिनेंट हैं, ये वाले आपके रिसेसिव हैं। तो इसको क्या बोला गया? येलो बॉडी को Y लिख दिया, व्हाइट आई को W लिख दिया, यहां इसको Y प्लस लिख दिया और यहां इसको W प्लस लिख दिया। यानी कि ये कैसे हैं? वाइल्ड कैरेक्टर हैं। वाइल्ड कैरेक्टर मतलब नॉर्मल कैरेक्टर है, ज्यादातर में यही देखने को मिलता है। वाइल्ड कैरेक्टर मतलब नॉर्मल कैरेक्टर, ज्यादातर में यही देखने को मिलता है। अगर आप यहां देखें सो देवर म्यूटेंट कैरेक्टर, म्यूटेंट कैरेक्टर्स। यानी नॉर्मली ड्रोसोफिला की जो बॉडी होती है वो ब्राउन होती है। अगर इस ब्राउन बॉडी के जीन में कोई म्यूटेशन आ गया, कोई गड़बड़ हो गई, तो उसकी बॉडी येलो हो जाएगी। नॉर्मली ड्रोसोफिला की आंखें लाल होती हैं, अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गई, कोई म्यूटेशन आ गया, तो इसकी आंखें कैसी हो जाएंगी? सफेद हो जाएंगी। ये यहां पर बताने की कोशिश करी जा रही है। तो वाइल्ड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? वाइल्ड कैरेक्टर का मतलब हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, मैं स्लाइड को थोड़ा ऊपर खिसका देता हूं क्योंकि मुझको काफी कंटेंट बताना है पर ये ऊपर नीचे हो नहीं रहा है दोस्त। सिलेक्ट हो गया बट सिलेक्ट करके कर देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मुझे यहां पर लिखना है, 1 सेकंड बस, अलाउ मी 10 सेकंड्स। हो जा भाई, हो जाओ लाला जी, आई थोड़ा सा और बस। चलो कुछ तो हुआ, इधर उधर ना चला जाए यार स्लाइड से बाहर, मेरा बोर्ड बड़ा हैंग करता है, पुराना बोर्ड है ना। चलो चल जाओ भैया, हाँ ठीक है, बढ़िया। अब देखो दूसरी चीज इन्होंने क्या की, वही आपका मेल और फीमेल लिया, यहां पर कैरेक्टर्स को चेंज कर दिया थोड़ा सा। यहां पे थोड़ा सा इन्होंने कैरेक्टर को चेंज कर दिया, जैसे कि इन्होंने मेल ले लिया ब्राउन बॉडी एंड यहां पर ले लिया मिनिएचर विंग, है ना, छोटी विंग या लार्ज विंग कह लो यार,
बड़े विंग ले लिए इसने, डोमिनेंट कैरेक्टर रख लेते हैं दोनों के दोनों, लार्ज विंग्स ले ली। और यहां पर है आपका ब्राउन बॉडी की जगह येलो बॉडी, और यहां पर इन्होंने क्या ले लिया, लार्ज विंग की जगह ले लिया मिनिएचर विंग। मिनी का मतलब क्या था, छोटा, मिनिएचर विंग। अब यहां पर देखिए येलो बॉडी को क्या लिखा, वाई लिख दिया, मिनिएचर विंग को क्या लिख दिया, लेट्स से एम लिख दिया। तो यहां पर क्या लिखोगे, ब्राउन बॉडी को क्या लिखा था, वाई प्लस, मतलब डोमिनेंट है। यहां पर मिनिएचर को क्या लिख दोगे, लार्ज विंग है तो एम प्लस। ये भी वही आपका वाइल्ड कैरेक्टर होंगे और ये आपके म्यूटेंट कैरेक्टर होंगे। ये दो मॉर्गन साहब ने क्या किए, क्रॉस किए। ये दो मॉर्गन साहब ने क्रॉस किए। मैं जानता हूं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन मेरे भाई जब एंड में आप डायग्राम देखोगे एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं आपको 5 बार ये टॉपिक पढ़ाने के लिए तैयार हूं, 10 बार पढ़ाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी जो बोल रहा हूं सिर्फ उस डेटा को सुनो, है ना। अभी परसेप्शन मत बनाना कि सर याद नहीं हो रहा, सर समझ नहीं आ रहा। अभी रुको भाई, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। आपको बायोलॉजी में अलग लेवल पे ले जाएगा ये टॉपिक। तो एक बार आराम से सिर्फ जो बता रहा हूं वो सुनने की कोशिश करिए, उसके अलावा कुछ मत करिए, अभी ध्यान मत लगाइए, ओनली रीड, ठीक है। आराम से देखो भाई, यहां पर टीएच मॉर्गन साहब ने 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस किए। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब मटर में भी डाई हाइब्रिड क्रॉस लिए थे। आपने क्या किया था, राउंड और येलो सीड लिए थे, राउंड डोमिनेंट येलो डोमिनेंट, और दूसरी साइड रिसेसिव लिए थे, राउंड का उल्टा रिंकल्ड, येलो का उल्टा ग्रीन। तो आपने क्या किया था, यहां पर आपने सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर लिए थे, यहां सारे रिसेसिव कैरेक्टर लिए थे, और इनको आपने क्या करा दिया था, क्रॉस करा दिया था। सिमिलरली यहां पर इन्होंने ऐसी ड्रोसोफिला ली जिसकी बॉडी का कलर ब्राउन है, और इन्होंने ऐसे ड्रोसोफिला ली जिसकी आंख का कलर लाल है। ये मेन कैरेक्टर है मेरे दोस्त। ज्यादातर ड्रोसोफिला ऐसी ही होती हैं जिसकी बॉडी का कलर ब्राउन होता है और आंखें लाल होती हैं। अगर इनमें म्यूटेशन आ जाए तो इनके कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, बॉडी का कलर हो जाता है येलो और आंखों का कलर हो जाता है सफेद। यहां पर अगर आप विंग की बात करें तो ज्यादातर में लार्ज विंग्स देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर म्यूटेशन आ जाए तो आपकी क्या हो जाती है, रिसेसिव कैरेक्टर वहां बन जाता है एंड मिनिएचर विंग आपको देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आपको जाननी है वो ये है मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर जाननी है वो ये है कि लेट्स से दिस इज द क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। ये सारे के सारे कैरेक्टर जो मॉर्गन साहब ने लिए किस पे प्रेजेंट थे, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। तो दिस इज द एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। एक ही क्रोमेटिड में बना रहा हूं यहां पे, दिस इज एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला, एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। उन्होंने जानबूझ के ऐसे कैरेक्टर लिए जो कि सेम क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हों, जिससे वो लिंकेज को पढ़ सकें, जिससे वो लिंकेज को पढ़ सकें। तो दिस इज एक्स क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला। यहां पे आप देखिए, यहां पर आप देखिए, पहला जो जीन है वो आपका किसका पाया जा रहा है, पहला जो जीन है ये पाया जा रहा है आपका बॉडी कलर का। पहला जो जीन है आपका किसका पाया जा रहा है, बॉडी कलर का। दूसरा जो आपका जीन है किसका पाया जा रहा है, यहां पर ये पाया जा रहा है आई कलर का, आई कलर का। और आखिरी में तीसरा जो जीन पाया जा रहा है इन सबसे दूर, ये किसका पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है आपका विंग साइज का, विंग साइज का। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, अब कॉन्सेप्ट आया है, अब ध्यान से सुनना। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, आराम से सुनिए, अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक क्रॉस में मैंने लिया है बॉडी कलर और आई कलर, बॉडी कलर और आई कलर, एक क्रॉस में मैंने लिया है बॉडी कलर और आई कलर, तो क्या ये जीन्स एकदम साथ साथ चिपके हुए हैं? क्या ये जीन्स साथ में एकदम चिपके हुए हैं? बिल्कुल सर, चिपके हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास हैं। चाहो तो आप इससे भी ज्यादा पास बना सकते हो। मैंने दूर दूर थोड़े इसीलिए बनाए हैं जिससे डायग्राम में क्लैरिटी रहे। क्या ये दोनों जीन्स आपस में चिपके हुए हैं? यस। क्या ये दोनों जीन्स आपस में लिंक्ड हैं? यस, एकदम लिंक्ड हैं। अगर ये दोनों जीन्स आपस में लिंक्ड हैं तो क्या ये अगली जनरेशन में भी साथ साथ जाना चाहेंगे? बिल्कुल जाना चाहेंगे। अगर ये अगली जनरेशन में भी साथ साथ जाना चाहेंगे तो क्या यहां पर जैसा पेरेंट है वैसे ही बच्चे बनेंगे? ज्यादातर बिल्कुल वैसे ही बच्चे बनेंगे।
क्योंकि जब आपका रिकॉम्बिनेशन होगा गैमेट बनने के दौरान तो भी ये दोनों के दोनों जीन्स साथ साथ ही रहेंगे, और गैमेट में अगर ये साथ साथ हैं तो गैमेट से ही अगला बच्चा बनेगा, तो आपके अगले बच्चे में भी साथ साथ रहेंगे। तो जितनी ज्यादा लिंकेज उतना ज्यादा आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि पेरेंट जब गैमेट बना रहा था तो ये चिपके हुए जीन्स दूर हुए ही नहीं, पास पास ही चिपके रह गए, और अगर ये पास पास ही चिपके रह गए तो ये अगली जनरेशन में भी पास पास ही रहेंगे। यानी जैसे पेरेंट में गुण थे वैसे के वैसे गुण बच्चों में आ गए। लेकिन अगर मैं दूसरा क्रॉस कराता हूं जहां पर मैंने बॉडी कलर के साथ ले लिया विंग का साइज, तो क्या ये आपके जीन्स पास पास पाए जा रहे हैं? नहीं सर, ये तो बहुत दूर दूर पाए जा रहे हैं। एक क्रोमोसोम के इस एंड पे है, दूसरा क्रोमोसोम के इस एंड पे है। यानी अगर इनके बीच में लिंकेज बिल्कुल नहीं है तो ये वाला क्रोमोसोम का हिस्सा टूट करके रिकॉम्बिनेशन कर सकता है, ये वाला जीन कहीं और चला जाएगा, ये वाला जीन कहीं और चला जाएगा, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बनेंगी। ये दोनों जीन्स साथ साथ अगली जनरेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा दूरी है, जबकि ये दोनों जीन्स जो है साथ साथ अगली जनरेशन में जाएंगे क्योंकि ये बहुत पास पास है। तो जितनी ज्यादा लिंकेज उतनी ज्यादा पेरेंटल कॉम्बिनेशन के चांसेस, पेरेंट में जैसा खेल था वैसा ही बच्चों में भी रहेगा। ये दोनों जीन्स पेरेंट में अगर साथ साथ थे तो बच्चों में भी साथ साथ रहेंगे, लेकिन ये जीन और ये जीन इनके बीच में खूब सारा डिफरेंस है, इनके बीच में खूब सारा गैप है। तो ये यहां पर अगर दूर प्रेजेंट है तो हो सकता है बच्चों में ये आपके क्या हो जाए, एकदम ही सेपरेट हो जाए, रिकॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिले। करेक्ट। अब एनसीईआरटी का एक डायग्राम देखो, वो डायग्राम इतना हार्ड लगता है बच्चों को कि कोई बात ही नहीं है। मतलब बच्चों को लगता है कि भाई ये छोड़ दो, स्किप कर दो। अब मैं आपको बताता हूं कितना आसान है, ये कितना इजी है। दिस विल बी द इजीएस्ट डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी आफ्टरवर्ड्स। सिर्फ मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, ये डायग्राम आपका फेवरेट होगा और आप इस डायग्राम को हमेशा स्किप कर रहे होंगे, आप दूर छोड़ के भाग जाएंगे इस डायग्राम को कि ये तो मुझे पूरा आता है। आराम से सुनो। यहां पर आपका फीमेल और मेल लिया गया है। यहां पर मैंने मेल में क्या गुण लिए हैं? वाइल्ड टाइप गुण लिए हैं, यानी नेचुरल जो फीचर्स थे वो मैंने लिए हैं। यहां पर मैंने Y+ यानी ब्राउन कलर की बॉडी ली है और W+ यानी मैंने यहां पर क्या करी है, व्हाइट कलर की आंखें ली है। व्हाइट कलर की आपकी ये व्हाइट कलर की आई है। यहां पर क्या ली है मैंने, रेड कलर की आई ली है। यहां पर येलो कलर की बॉडी है, यहां मैंने ब्राउन कलर की बॉडी ली है। तो यहां वाइल्ड टाइप कैरेक्टर, यहां आपका क्या हो गया, रिसेसिव टाइप ऑफ कैरेक्टर या म्यूटेंट कैरेक्टर मैंने ले लिया। अब अगर आप इन दोनों को क्रॉस कराओगे तो आपको पता लग रहा है कि ये दोनों जीन्स पास पास पाए जाते हैं, ये दोनों जीन्स पास पास पाए जाते हैं, बॉडी कलर का और आई कलर का। अगर ये दोनों जीन पास पास पाए जाते हैं, अगर इन दोनों के बीच में कोई खासा गैप नहीं है, तो क्या यहां पर रिकॉम्बिनेशन होगी? बहुत कम रिकॉम्बिनेशन होगी। तो आपको देखने को मिला कि बच्चों में पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बनी 98.7%। अगर ड्रोसोफिला के 100 बच्चे हो रहे हैं तो उसमें से लगभग 99% बच्चों में, 98.7% बच्चों में आपके क्या है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन आ गए। सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन हुई क्योंकि जीन्स बहुत पास पास प्रेजेंट थे। दूसरा केस देखिए, आपने यहां पर व्हाइट कलर के आई ले ली है ना, और यहां पर आपने क्या ले लिया, ये रेड कलर की आई ले ली। यहां पर मिनिएचर छोटा विंग ले लिया, यहां पर आपने बड़ा विंग ले लिया। ठीक है, अब क्या हो गया, इनके जीन्स दूर दूर पाए जा रहे हैं। यहां देखो इतना सा गैप है इनके बीच में, राइट। यहां देखेंगे तो इतना सा गैप है इनके बीच में, पास पास पाए जा रहे हैं, दे आर मोर लिंक्ड। यहां पर आपका ये दूर दूर पाए जा रहे हैं, राइट। तो विंग के साथ आप क्या करो, चाहे तो बॉडी कलर ले लो चाहे आई कलर ले लो, दोनों ही दूर दूर पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमने क्या लिया है, यहां पर व्हाइट और रेड यानी हमने आई कलर ले लिया है, यहां पर मिनिएचर विंग ले ली है और बड़ी विंग ले ली है। तो ये क्रोमोसोम्स के ऊपर दूर दूर पाए जा रहे हैं जीन, दूर दूर पाए जाएंगे तो रिकॉम्बिनेशन अच्छी खासी होगी। रिकॉम्बिनेशन होगी 37.2% और पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत कम आपको यहां पर देखने को मिला। 37.2% रिकॉम्बिनेशन इज अ वेरी बिग नंबर। तो यहां पर रिकॉम्बिनेशन ज्यादा क्यों है, क्योंकि जीन्स आपके दूर दूर पाए जा रहे हैं। और यहां पर रिकॉम्बिनेशन इतना कम क्यों है, क्योंकि जीन्स आपके बहुत ज्यादा लिंक्ड पाए जा रहे हैं। सिंपल। अगर जीन पास पास तो रिकॉम्बिनेशन कम हुई, सिर्फ 1.3% हुई, और जीन्स जब दूर दूर तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हुई, 37.2% हुई। यहां पर क्या ले रखा है आपका, यहां पर आपका आई कलर ले रखा है, तो चाहो तो आप यहां पर आई कलर भी ले सकते हो बॉडी कलर की जगह पर, दैट्स टोटली योर चॉइस, है ना। बस परसेंटेज जो है शफल कर जाएगी रिकॉम्बिनेशन की। तो आप चाहो तो यहां पर एक दूसरी बात भी लिख सकते हो, विंग कलर लिख सकते हो। तो इट इज लार्ज विंग, तो यहां पर क्या आएगी, रेड आई आएगी।
रेड आई आएगी। रेड आई मतलब आपका क्या हो जाएगा यहां पर व्हाइट प्लस, और यहां पर येलो बॉडी है, यहां पर आपकी क्या आ जाएगी व्हाइट आई आ जाएगी। व्हाइट आई आ जाएगी। व्हाइट आई को क्या बोला W बोल दिया, यहां W प्लस बोल दिया। दोनों लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहां पर आपका बॉडी कलर, आई कलर एंड विंग साइज हमने ले लिया। यहां तक मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, डोंट वरी, एक एक पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, बस मुझे आपका फोकस चाहिए। यहां तक सारी बातें मैं आपको रिपीट करके बता रहा हूं, डोंट वरी, जस्ट चिल चिल, जस्ट चिल कर लो। अगर यहां तक कुछ समझ में आया वेल एंड गुड, एक बार थम्स अप दे दो, नहीं समझ में आया तो और भी बढ़िया, क्योंकि अब और ज्यादा समझ में आएगा। लिखने का काम हमारा हो चुका है, अब आते हैं कंसेप्चुअल एनालिसिस पे। बहुत तगड़े कंसेप्ट के ऊपर अब हम लोग आते हैं, ठीक है। प्लैटिनम क्लियर, कोई बात नहीं। कुछ बच्चों का नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, दोबारा पढ़ते हैं। क्रिस्टल क्लियर, कोई बात नहीं, बट फिर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक, मैं दोबारा बताता हूं, आराम से सुनिए, प्यार से सुनिए, प्यार से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या हुआ यहां पर, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। आपने एक बात सुनी होगी कि जब माइटोसिस हम लोग करा रहे होते हैं तो एक सेल से दो सेल बनते हैं और वो दोनों सेल एग्जैक्टली सेम टू सेम होते हैं। जब माइटोसिस होती है तो एक सेल से दो सेल बने और वो दोनों सेल सेम टू सेम होते हैं। जैसे आपने एक हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस करी तो दो हैप्लॉइड सेल बनेंगे, एक डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस करी तो दो डिप्लॉइड सेल बनेंगे। लेकिन मियोसिस में मैंने आपको बताया था एक सेल से चार सेल बनते हैं और वो चारों सेल डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि मियोसिस के टाइम पे होती है रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये अपने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपके पापा से आया हुआ आपका क्रोमोसोम नंबर 1, ये आपकी मम्मी से आया हुआ क्रोमोसोम नंबर 1। इनकी ये जो क्रोमेटिड्स पास पास हैं ये आपस में क्रॉस कर जाती हैं। इसका एक पार्ट यहां पहुंच जाता है और इसका एक पार्ट यहां पहुंच जाता है, राइट। तो इस क्रोमोसोम का एक पार्ट यहां से कटा तो न्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत पड़ी, और यहां पर जाकर चिपक गया, चिपका तो लाइगेज एंजाइम की जरूरत पड़ी। यहां का एक पार्ट कटा तो न्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत पड़ी, और यहां पर जाकर चिपका तो लाइगेज एंजाइम की जरूरत पड़ी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, काटने और जोड़ने वाले की कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। ऐसा एंजाइम जो रिकॉम्बिनेशन करा दे। तो इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा काट करके यहां लगा दिया और इस क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा काट करके यहां लगा दिया, इसे कहा क्रॉसिंग ओवर। बोले चूड़िया पे डांस नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, क्रॉसिंग ओवर है ये, ठीक है। तो यहां पर ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम थे इनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो यहां पर जब भी मियोसिस होती है तो आपकी अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनती हैं, राइट। चार सेल बनेंगे तो चारों अलग अलग बनेंगे, किसी में किसी क्रोमोसोम का कोई टुकड़ा, किसी में किसी क्रोमोसोम का कोई टुकड़ा, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, इसीलिए तो हम लोग डिफरेंट होते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर एडवांस, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते टाइम मियोसिस की जरूरत पड़ती है गैमीट बनाने के लिए, और चारों गैमीट डिफरेंट बनेंगे, चारों स्पर्म्स डिफरेंट बनेंगे, तो किसी भी फीमेल से मिलेंगे तो नए नए कैरेक्टर्स नए प्रोजेनी के अंदर, नए बच्चे के अंदर आ रहे होंगे। सो म्यूटेशन भी हमको चेंजेस देता है, उसके अलावा क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन भी हमको चेंजेस देता है। यही दो तरीके हैं चेंजेस लाने के, क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन एज वेल एज नेचुरल म्यूटेशंस। दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां रिकॉम्बिनेशन का बेसिक प्रिंसिपल हमने समझा। अब मैंने आपको बताया कि अगर एक क्रोमोसोम है और उसके ऊपर दो जीन्स प्रेजेंट हैं और वो बहुत पास पास हैं, है ना, यहां पर बना लेते हैं। ये अगर आपका एक क्रोमोसोम है, ये अगर आपका एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पर एक जीन ये है दैट इज ए, एक जीन ये है दैट इज बी, और एक जीन ये है दैट इज सी, तो आप क्या बोलेंगे, ए और बी बहुत पास पास हैं। ए और बी इतने ज्यादा पास पास हैं कि इनका अगली जनरेशन में साथ जाने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब रिकॉम्बिनेशन होगी, जब इस क्रोमोसोम का कोई टुकड़ा दूसरे क्रोमोसोम पे जाकर के चिपकेगा तो भी ये क्रोमोसोम का टुकड़ा या तो यहां से होगा या यहां से होगा या यहां से होगा, ये दोनों साथ ही रहेंगे। तो इन दोनों के दूसरे क्रोमोसोम पे जाके चिपकने के चांसेस हमेशा साथ हैं। ये दोनों क्रोमोसोम साथ ही अगली जनरेशन तक जाएंगे। इन दोनों में बहुत गैप है भाई। समझ लीजिए इस क्रोमोसोम का ये टुकड़ा कटा अगले क्रोमोसोम के पास जाने के लिए, तो ए बी सी से सेपरेट हो गए, सी अलग हो गया। अब समझ लीजिए टुकड़ा इतना बड़ा कटा तो भी ए बी साथ ही रहे, सी सेपरेट हो गया फिर से। यह टुकड़ा इतना बड़ा कटा,
फिर भी ए बी साथ में है, सी फिर से सेपरेट हो गया, इसको फिर अलग रहना पड़ा। यह टुकड़ा इतना बड़ा कटा, तब भी आपका ए बी साथ में है, सी सेपरेट ही रहा। यानी अगर कोई दो जीन्स बहुत दूर दूर पाए जा रहे हैं तो उनका अलग अलग जाने का चांस बहुत ज्यादा होता है। जैसे ये पेरेंट में साथ साथ पाए जा रहे हैं, जरूरी नहीं बच्चे में भी साथ साथ पाए जा रहे हो, ये सेपरेट हो जाएंगे तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बढ़ती हैं। लेकिन मेरे भाई ये दोनों जो हैं ये आपके बहुत पास पास प्रेजेंट है, सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि अगली जनरेशन में साथ साथ जाएं। बहुत रेयर केस अगर हुआ तो आपका ये टुकड़ा यहां से कटेगा, ऊपर वाला टुकड़ा जाकर किसी और क्रोमोसोम से, होमोलोगस क्रोमोसोम से चिपक गया, तब जाकर ये ए और बी सेपरेट होंगे, अदरवाइज नहीं। यानी यहां पर भी नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं, लेकिन बहुत रेयर हैं, बहुत कम चांसेस हैं। जितने ज्यादा पास पास पाए जाएंगे उतनी इनके साथ रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे यहां पर ये टुकड़ा अगर कटा तो भी ए और बी सेपरेट, ये टुकड़ा अगर कटा तो भी ए और बी सेपरेट, ये टुकड़ा अगर कटा तो भी ए और बी सेपरेट। अब अगर आप ए और बी को इतना पास पास ले आए, एकदम पास पास ले आए, तो अब ये साथ साथ ही जाएंगे। अब कहीं से भी टुकड़ा काटो, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये साथ साथ ही रहेंगे क्योंकि इतना चिपक चुके हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज, कि अगर ये साथ पाए जा रहे हैं तो ऐसा बीच में से एकदम स्पेसिफिक कांटा मारना पड़ेगा कि अलग हो जाए, जिसके चांसेस बहुत कम है ना। अदरवाइज इस तरीके से कांटा लगेगा कि अलग अलग ही आपके मतलब साथ साथ ही रहे। इसको अलग करना बहुत आसान है, चाहे यहां से कांटा मार दो ए और बी अलग सी अलग, यहां से कांटा मार दो ए और बी अलग सी अलग, यहां से कांटा मार दो ए और बी अलग सी अलग। मैं रैंडमली भी पेन घुमा रहा हूं तो भी सी अलग हो जा रहा है, लेकिन ए और बी को सेपरेट नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना। इसके लिए मुझे स्पेसिफिकली यहीं से बहुत प्यार से काटना पड़ेगा। दिस इज द थिंग। तो अगर दो जीन्स साथ में पाए जा रहे हैं तो अगली जनरेशन में भी इनके साथ जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ये हमेशा लिंक रहेंगे, जन्मों जन्मों का साथ है, दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज। लेकिन ये सी जो है इसका ए के साथ या बी के साथ कम लिंकेज है, दोनों पे ही मैं मार्क कर देता हूं, इसका ए या बी के साथ लिंकेज कम है। अगर इसका लिंकेज कम है मेरे भाई, तो ये जो है सेपरेट हो सकता है ए या बी से, ये रिकंबाइन कर सकता है, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो लिंकेज जितना ज्यादा ये उतना ज्यादा ही साथ साथ रहेंगे, रिकंबाइन नहीं होंगे। तो लिंकेज जितनी ज्यादा, रिकंबिनेशन उतनी कम, और रिकंबिनेशन अगर ज्यादा है तो लिंकेज कम, है ना। ए और सी बहुत आसानी से सेपरेट हो जा रहे हैं क्योंकि इनके बीच में लिंकेज कम है, तो लिंकेज ज्यादा रिकंबिनेशन कम, रिकंबिनेशन ज्यादा लिंकेज कम। ये आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे देखो। अब मैंने यहां पर आपको सेम चीज दोबारा एक एग्जांपल से बताई कि भैया ए और बी जीन है, सी जीन है। ए और बी अगर आपके साथ साथ पाए जा रहे हैं तो क्रोमोसोम का ये टुकड़ा अगर इस टुकड़े से एक्सचेंज होता है तो ए और बी साथ रहे, सी बेचारा खामखा में सेपरेट हो गया। तो ए और बी क्योंकि पास पास हैं तो इनके साथ रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सी आपका इतना दूर है कि ये बेचारा बिना कुछ किए ही सेपरेट हो जा रहा है। दैट्स वाई हम कह रहे हैं ए और बी आर लिंक्ड, क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर के बाद भी साथ साथ ही हैं। और आपका सी जो है इट इज लेस लिंक्ड, तो ये आपका क्या कर गया, रिकंबाइन कर गया। वेरी सिंपल गेम। तो वही लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकंबिनेशन, ये हमने फॉर्मूला यहां से भी निकाला। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिंकेज जो है इट इज एक्सेप्शन टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने आपको क्या कहा, मटर के अंदर एक्सपेरिमेंट करके मेंडल साहब ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमको दिया। लेकिन क्यों दिया, क्योंकि टॉलनेस के जीन्स जो थे वो अलग क्रोमोसोम पे थे, तो आराम से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे थे। आपका सीड कलर के अलग क्रोमोसोम पे थे, आपका सीड शेप के अलग क्रोमोसोम पे थे। तो एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन्स चिपक चिपक के पाए जाएं, ये जो लिंकेज है इसका सामना उनको करना ही नहीं पड़ा। सो ही वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि उन्होंने तुक्के से पी प्लांट को सिलेक्ट किया और वो तुक्का काम कर गया। काफी सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो ना प्योर लाइंस बना पाए और जिनको लिंकेज ने भी घेर लिया, तो उनका कभी ये 9:3:3:1 आ ही नहीं पाया। अगर समझ लीजिए मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते और एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन्स बहुत पास पास पाए जा रहे होते, लेट्स से आपका टॉलनेस का और आपका कैपिटल वाई आपका येलो सीड का, तो अगर टॉलनेस और येलो सीड हमेशा साथ साथ पाए जा रहे हैं तो क्या अगली जनरेशन में भी साथ साथ जाते? बिल्कुल जाते। तो ज्यादातर बच्चे क्या आपको टॉल और येलो सीड के ही देखने को मिलते? बिल्कुल मिलते। तो क्या आपके हरे सीड के बच्चे मिलते आपको? बहुत कम। क्या आपको ड्वार्फ बच्चे मिलते? बहुत कम। तो क्या ये रेशियो आ पाता? नहीं आ पाता। भाई 16 में से आपके 12-13 टॉल हो जाते,
16 में से आपके 12-13 येलो कलर के सीड के हो जाते, सिर्फ 1-2 ही आपका रिकॉम्बिनेशन दिखा पाते। ये जो आपका रेशियो है 9:3:3:1 ये कभी भी नहीं आ पाता, बिकॉज लिंकेज आ जाती। एक्सेप्शन है लिंकेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, क्योंकि जीन्स को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होने ही नहीं देती, आपके जीन्स को इतना आसपास जकड़ के रखती है कि ये आपके साथ साथ ही अगली जनरेशन में जाने का वादा करके बैठ गए हैं। जिएंगे तो तुम्हारे साथ, मरेंगे तो तुम्हारे साथ, ठीक है, ऐसा जन्म जन्म का वादा कर लिए हैं साथ में, तो ये जाएंगे तो साथ ही जाएंगे। ज्यादातर केसेस में 99% केसेस में, अगर ये बहुत पास हैं तो मेंडल साहब वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि इनको लिंकेज नहीं मिली। तो इसीलिए लिंकेज एक एक्सेप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। फिर मॉर्गन साहब ने प्रूव करने की कोशिश की द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जैसे मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किए थे और 9:3:3:1 आया था, ऐसे ही मैं भी डाई हाइब्रिड क्रॉस करूंगा, लेकिन मैं एनिमल में 2 कैरेक्टर लूंगा। तो इन्होंने ड्रोसोफिला में 2 कैरेक्टर ले लिए, जैसे कि आपका ब्राउन बॉडी जो कि डोमिनेंट है, रेड कलर लाल कलर की आंखें जो कि डोमिनेंट है, तो इस पे Y+W+ लिख दिया। ये वाइल्ड कैरेक्टर है यानी डोमिनेंट है, नॉर्मल कैरेक्टर है, ज्यादातर ड्रोसोफिला इसी कलर की आंख और इसी कलर की बॉडी लेकर बैठी हुई है। इनमें अगर म्यूटेशन आ जाए, ब्राउन कलर की बॉडी के जीन में अगर म्यूटेशन आ जाए तो बॉडी येलो हो जाती है, लाल कलर की आंख के जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो आंख सफेद हो जाती है। सिमिलरली आपकी लाल कलर की आंख है और विंग है बड़ी, ये नॉर्मल कैरेक्टर है, लेकिन अगर इस बड़ी विंग के जीन में म्यूटेशन आ जाए तो विंग हो जाती है छोटी, मिनिएचर हो जाती है। इन्होंने क्या किया, इन 2 डाई हाइब्रिड क्रॉसेस को किया। पहली बार ये 2 कैरेक्टर लिए, फिर ये 2 कैरेक्टर लिए। जैसे समझ लीजिए मेंडल साहब ने ले लिया राउंड सीड, रिंकल सीड, येलो सीड, ग्रीन सीड, फिर ले लिया आपका राउंड सीड, रिंकल सीड, टॉल और ड्वार्फ। जैसे मेंडल साहब ने 2 कैरेक्टर साथ में लिए, इन्होंने भी 2 कैरेक्टर साथ में ले लिए, पर पंगा क्या है, ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स जो हैं इनके जीन्स सेम क्रोमोसोम पे पाए जा रहे हैं। कौन से क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम पे। एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स और वाई, सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी ये सेक्स लिंक्ड जीन्स हैं, सेक्स लिंक्ड जीन्स हैं। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मॉर्गन साहब ने जो जीन्स सिलेक्ट किए ये आपके एक्स क्रोमोसोम पे पाए जा रहे थे, दिस इज एक्स क्रोमोसोम। तो इन्होंने देखा कि बॉडी कलर और आई कलर का जीन पास पास है, बॉडी कलर और आई कलर का जीन पास पास है, तो क्या ये जीन्स आपके अगली जनरेशन में साथ साथ जाना प्रेफर करेंगे? यस, साथ साथ जाना प्रेफर करेंगे। और आपका बॉडी कलर का या आई कलर का कह लीजिए और विंग साइज का जीन दूर दूर है, तो क्या ये सेपरेट हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। क्या पेरेंटल कॉम्बिनेशंस यहां कम मिलेंगी? बिल्कुल कम मिलेंगी। क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो जाएगी, रिकॉम्बिनेंट्स यहां ज्यादा मिलेंगे। तो जब ये लिंक्ड हैं तो रिकॉम्बिनेशन कम, तो रिकॉम्बिनेंट्स कम मिले, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कम मिली, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिली। जैसा पेरेंट के अंदर सिस्टम था वैसा ही आगे आने वाली जनरेशन में भी रहा, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ही बढ़ी। और जब ये जीन्स दूर है तो आपके सेपरेट हो गए, जैसे पेरेंट्स में थे वैसे बच्चों में नहीं है, तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बढ़ी। इसे कहते हैं हम लोग लिंकेज। और इसी चीज का प्रूफ हमको मिला यहां पर। आराम से देखिए क्या बोला गया है, आराम से देखिए, मिटाएंगे नहीं, मिटा ही देंगे, है ना। अब देखो भाई क्या कहा, इस डायग्राम को दोबारा देखिए। मैंने आपसे कहा कि यहां पर वाइल्ड टाइप कैरेक्टर लिए गए हैं, यानी नॉर्मल कैरेक्टर लिए गए हैं। नॉर्मल कैरेक्टर है मेल में, एक क्रोमोसोम एक्स दूसरा वाई है, तो इसको अलग से दिखा रखा है, ठीक है। तो आपका एक्स क्रोमोसोम पे क्या क्या लिया, आपका यहां पर ब्राउन बॉडी लिया, Y+ लिखा हुआ है तो येलो बॉडी नहीं है, ब्राउन बॉडी है, और यहां पर लिखा हुआ है W+, तो ये व्हाइट आई नहीं रेड आई है। तो यहां पर लाल आंखें और ब्राउन शरीर, यहां पे ली सफेद आंखें और येलो शरीर, ये दोनों आपके जीन पास पास हैं, जीन आपके पास पास हैं। तो अगली जनरेशन में भी क्या ये चीजें एज इट इज जाएंगी? यस। तो अगली जनरेशन में भी क्या ये एज इट इज गई? बिल्कुल। 98.7% यहां पर पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिर्फ 1.3% आपको रिकॉम्बिनेशन देखने को मिली। ये जीन्स इतने पास थे कि अगली जनरेशन में 98% से भी ज्यादा, लगभग आप मान लो यार 99% में ही एज इट इज ये जीन्स साथ साथ चले गए। ज्यादातर बच्चों की ब्राउन बॉडी और आपको वहां पर लाल आंखें देखने को मिली, रिकॉम्बिनेशन सिर्फ 1.3%। यहां पर आपने लिया WW यानी व्हाइट आंखें, यहां पर आपने ली लाल आंखें, यहां पर आपने लिया मिनिएचर विंग छोटे विंग, यहां पर आपने लिए बड़े विंग यानी लार्ज विंग। इन दोनों के जीन्स हैं दूर दूर, दूर दूर हैं तो सेपरेट हो जाएंगे, आने वाले बच्चों में अलग अलग जाएंगे, अलग अलग जाएंगे तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएगी, अलग अलग जाएंगे तो रिकॉम्बाइन ज्यादा कर रहे हैं, 37.2% रिकॉम्बिनेशन है।
सिर्फ 62% पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको यहां पर देखने को मिली। तो अगर जीन पास पास तो लिंकेज ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम, सिर्फ 1.3%। यहां पर जीन दूर दूर तो लिंकेज कम तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, 37.2%। यहां तक बात समझ में आई या नहीं, फटाफट बताइए। अब इससे ज्यादा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या ही समझ सकते हो? बताओ भाई, फोड़ फाड़ के रख दोगे लिंकेज रिकॉम्बिनेशन? फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ। थम्स अप, लाल कलर के दिल, तारा रारा, तुनिक तुनिक, सब कुछ भर डालो यहां पे। भाई अगर अभी भी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रह जाए, एक बार दोबारा से सिर्फ मैंने एंड में जो वार्तालाप करी है, लिखवाने के बाद मैंने एंड में जो बोला है, सिर्फ वो सुनते हुए चले जाना। एक्चुअल में टॉपिक है ही सिर्फ 2 लाइन का, जीन्स पास पास तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी, ये साथ साथ ही अगली जनरेशन में जाएंगे। जीन दूर दूर तो ये अलग अलग भी जा सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन ये किसी से रिकंबाइन कर लेगा या किसी से रिकंबाइन कर लेगा, अलग अलग ये जा सकते हैं। स्टिल मैं एक और बार रिवीजन करा दूंगा, डोंट वरी, आई एम वेरी कंसर्न्ड। मैं एक एक बच्चे के लिए कंसर्न हूं भाई। मैं तब तक काम करूंगा जब तक सबसे एकदम थम्स अप नहीं मिल जाएगा। तो डोंट वरी, आप मेरे को सच में ही, आप जानते हो मैं कैसा हूं। अगर आप मुझे सच में बोलोगे 10 बार पढ़ाना है, मैं 10 बार पढ़ा चुका हूं। कई ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैंने 5, 7, 10 बार क्लास में बताए हैं। जो टॉपिक सच में ज्यादा ग्रिप मांगता है उसको ज्यादा टाइम देना ही पड़ता है, और देंगे हम, और उस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे और वापस भी आएंगे, कॉन्सेप्ट्स दोबारा सीखेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर सीखेंगे। दैट इज द साइकिल, दैट इज द प्रोसेस। हम इससे छुटकारा पाना ही नहीं चाहते, हम तो इस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारा हर सवाल यही गलत हो जाए, पेपर में देखते ही मुंह फोड़ दें सवाल का। यहां जितनी गलती होनी होगी हो जाएगी, आगे फिर सवाल हमको देख के डर जाएगा, बात खत्म। हम सवाल को देख के नहीं डरेंगे। दैट इज वेरी वेरी सिंपल थ्योरी, है ना। इस चीज को थोड़ा आराम से और इलेबोरेट करके बता देता हूं। हमने आपको क्या कहा? हमने आपको कहा कि मॉर्गन साहब ने 2 क्रॉसेस लिए। पहला ब्राउन बॉडी, पहले ले लिए ब्राउन मुंडे, मुंडे मतलब मेल, तो ब्राउन कलर के मुंडे लिए, इससे याद कर लेना। और ब्राउन मुंडों की आंखें कैसी थी? लाल थी, है ना। ब्राउन मुंडे थे भैया, भंड थे एकदम, आंखें लाल हो रखी थी गुस्से में, है ना। दीज आर ब्राउन मुंडेस। दूसरा इन्होंने क्या ले लिया भैया? दूसरा इन्होंने क्या ले लिया? दूसरा इन्होंने ले ली येलो मुंडियां। और आंखें कैसी ले ली भैया? सफेद ले ली, नॉर्मल है, हमारे जैसी आंखें हैं, नशीली आंखें नहीं है, लाल लाल, है ना। ये रहे भाई, सिंपल। इनके बीच में हमने क्रॉस करा दिया। ये है आपका मेल, ये है आपकी फीमेल। अगर आप देखें यहां पर, तो हमने इसको क्या कहा? इसको हमने कहा येलो बॉडी, येलो बॉडी, और इसको हमने कहा व्हाइट आई, व्हाइट आई। इसको हमने कहा येलो बॉडी नहीं ब्राउन बॉडी, येलो का पापा, और इसको हमने कहा व्हाइट आई नहीं रेड आई, व्हाइट का पापा, डब्लू का पापा। ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो दोनों के दोनों आपके कैरेक्टर्स हैं, इनके जीन्स बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं, इनके जीन्स बहुत ज्यादा साथ साथ पाए जाते हैं। तो अगर इनमें ज्यादा लिंकेज है, अगर इनमें ज्यादा लिंकेज है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि लिंकेज ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम? क्या मैं कह सकता हूं यहां पे लिंकेज ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम? बिल्कुल। अगर लिंकेज ज्यादा है तो ये एज इट इज पेरेंट्स में जैसे पाए जा रहे थे वैसे ही अगले जनरेशन में पाए जाएंगे, तो अगली जनरेशन भी पेरेंट जैसी होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा? क्या मैं कह सकता हूं पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा? हाँ ना बोलो भाई साथ साथ। क्या मैं बोलूं पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा? एकदम ज्यादा भैया। क्या मैं बोलूं नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कम? क्या मैं बोलूं नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कम? एकदम सर। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कम? एकदम सर। ये जो नंबर है ये आपका कितना पाया गया? पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपकी कितनी पाई गई? आपकी 98.7% पाई गई। और ये जो नंबर है कितना पाया गया? 100 में से 98.7% माइनस कर दो, यानी 1.3% पाया गया। यानी सिर्फ इतनी रिकॉम्बिनेशन आपको देखने को मिली 1.3% के आसपास, सिर्फ इतनी आपको देखने को मिली 1.3% क्या आई।
1.3% के आसपास, इतनी आपको देखने को मिली। दूसरा क्रॉस यहां पर क्या बना दिया भैया, आई कलर ले लो, है ना, आंखें और विंग्स ले लो। यहां पर बना दी लाल लाल आंखें, यहां पे बनाई लाल लाल आंखें तुरुरु तुरुरु, और यहां पर बना दिए उसके बाद बड़े बड़े विंग्स तुरुरु तुरुरु। ऐसा मान लो विंग्स, सिर्फ आंखों पे विंग्स लगे हुए हैं, बॉडी कलर बना के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। ये हैं आपकी आंखें और विंग्स। यहां पर आपने क्या बना दी भैया, आपकी वही मस्त मस्त दो नैन बना दिया आपने पीले कलर के, राइट। यहां पर आपने पीले कलर के दो नैन बना दिए, और इसके नीचे आपने बना दिए छोटे छोटे विंग्स, मिनिएचर विंग्स, मिनिएचर विंग्स, करेक्ट है। यहां पर देखिए आपने क्या बनाई, आपने व्हाइट कलर, आपने क्या बनाई, व्हाइट कलर की आंखें बनाई ना, येलो बना दी मैंने गलती से यहां पे, सॉरी सॉरी, है ना। यहां पर आपने क्या बना दी, व्हाइट आंखें बना दी और छोटी विंग्स बना दी। तो आपने यहां पर बनाई व्हाइट आंखें और छोटे विंग्स यानी मिनिएचर विंग्स। यहां पर आपने बनाई रेड आंखें यानी व्हाइट का पापा, और बड़ी विंग्स यानी मिनिएचर का पापा, ये आपने बनाई। अब ये जो दोनों जीन्स है ना, आई कलर के और विंग के साइज के, ये बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, यानी इनके बीच में लिंकेज कम है, इनके बीच में लिंकेज इज वेरी लेस, इनके बीच में लिंकेज इज वेरी कम। लिंकेज अगर बहुत कम है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। ये जो दोनों जीन्स हैं बच्चों में अलग अलग सेपरेट होकर के अलग अलग कॉम्बिनेशन में पाए जा सकते हैं, तो आपकी यहां पर रिकॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है। अगर यहां पर लिंकेज कम है ना, लिंकेज कम है, तो पेरेंट में जैसा कॉम्बिनेशन था वैसा बच्चों में नहीं पाया जाएगा। इतना लिंक नहीं है इन जीन्स में, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कम, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कम, और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा, ये आपको देखने को मिला। तो यहां पे आपका कितना रहा ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन और नॉन पेरेंटल का आपका रेशियो, 37.2% आपको देखने को मिला कि नॉन पेरेंटल है। रिकॉम्बिनेशन का नंबर देखो कितना बढ़ गया। तो इसीलिए लिंकेज कम, रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, लिंकेज ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम। 100 में से ये घटा लो भाई, ये आपका ये वाला नंबर आ जाएगा 62.8 आ जाएगा कुछ, 62.8। दिस वॉज द टोटल थ्योरी। ये आपकी पूरी की पूरी कहानी है, ये आपकी टोटल कहानी है अभी तक की लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की, टोटल कहानी। करेक्ट है? यहां तक बात समझ में आई? एक बार फिर से तारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और क्वेश्चन से मैं कुछ थ्योरी पढ़ाऊंगा। जैसे यहां पर एक बहुत बड़े महानुभाव का नाम आता है जिनका नाम है एल्फ्रेड स्टूर्टेवेंट, जो कि मॉर्गन साहब के एक स्टूडेंट थे। उन्होंने जेनेटिक मैप्स बनाए थे। तो उन्होंने किस तरीके से वो मैप बनाए वो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं, राइट? यहां तक क्लियर है? फटाफट बताइए। यहां तक क्लियर है? ऑल सेट? बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखिए क्या हुआ, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन साहब जो थे इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस किए ड्रोसोफिला पे, जैसे मेंडल साहब ने किए थे मटर पे। एंड इन्होंने सेक्स लिंक्ड जीन्स की पढ़ाई करी, क्योंकि इन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए थे वो सारे के सारे कहां पाए जा रहे थे? बॉडी कलर के जीन्स, आपके आई कलर के जीन्स और विंग साइज के जीन्स, ये तीनों तीनों कहां पाए जा रहे थे? आपके एक्स क्रोमोसोम पे पाए जा रहे थे। ये तीनों के तीनों, चाहे बॉडी कलर का जीन हो, आई कलर का हो या विंग साइज का हो, ये तीनों के तीनों एक्स क्रोमोसोम पे पाए जा रहे थे, विच इज अ सेक्स क्रोमोसोम, इसीलिए सेक्स लिंक्ड जीन्स हुए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, आपके येलो बॉडी वाले जो ड्रोसोफिला थे, खासकर फीमेल, और इनकी आंखें थी सफेद, इनको क्या कर दिया? क्रॉस करा दिया ब्राउन मुंडों के साथ जिनकी आंखें थी लाल लाल भंड भंड, ठीक है, मेल्स के साथ। और इन्होंने F1 प्रोजेनी को देखा। इन्होंने कहा ये जो दो जीन्स हैं ये प्रॉपर्ली सेग्रीगेट नहीं किए, एक दूसरे से अलग नहीं हुए इंडिपेंडेंटली, और इंडिपेंडेंटली अगर ये असॉर्ट नहीं कर रहे तो 9:3:3:1 का रेशियो आ ही नहीं पाएगा, रेशियो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ ही नहीं पाएगा, और ना ही ये रेशियो हमें देखने को मिला। यानी कि ये जीन्स इतने ज्यादा पास पास थे कि इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो ही नहीं पाए, है ना, एज इट इज अगली जनरेशन में चले गए।
सो यहां पर जितने भी जीन्स आपके मॉर्गन साहब पढ़ रहे थे ये सारे के सारे सेक्स लिंक थे, यानी एक्स क्रोमोसोम पर पाए जा रहे थे, राइट। तो इन्होंने देखा कि जब लिंकेज थी जो दो जीन्स में, तो प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जैसा पेरेंट्स में कॉम्बिनेशन है वैसा एज इट इज चला गया बच्चों में। ये जीन्स सेपरेट हुए ही नहीं, एज इट इज साथ साथ मुंह उठाकर बच्चों में चले गए। तो आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन बहुत हायर थे देन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, क्योंकि इनमें लिंकेज थी। तो लिंकेज क्या है? इट इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स कितनी टाइटली एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, कितनी टाइटली एक दूसरे के साथ दोस्ती करके बैठे हैं, इसको लिंकेज कहा जाता है। और अगर दो जीन्स लिंक्ड हैं तो ये एज इट इज चिपके चिपके ही अगले जनरेशन में चले जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन नहीं होती। तो लिंकेज ज्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम, है ना। तो रिकॉम्बिनेशन कब होगी? जब जीन्स लिंक्ड नहीं होंगे, तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बनेंगी, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बनेंगी। दो जीन्स दूर दूर हैं, पेरेंट्स में ऐसे थी, तो ये क्या होंगे? सेपरेट होंगे, अलग अलग तरीके से बच्चों में जा सकते हैं, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस बनेंगी। लेकिन अगर लिंकेज है तो ये साथ साथ ही चल के अगली जनरेशन में जाएंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेगी। एज इट इज जैसा पेरेंट के अंदर केस था वैसा ही बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई जीन टाइटली लिंक्ड है, अगर लिंकेज ज्यादा है तो लो रिकॉम्बिनेशन होगी, रिकॉम्बिनेशन आपकी कम हो जाएगी। और अगर लूजली बाइंड हैं दो जीन्स, यानी इनमें लिंकेज अगर कम है, तो रिकॉम्बिनेशन हायर हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो यहां पर मॉर्गन साहब ने दो क्रॉसेस लिए, जैसे कि आपका जीन्स ऑफ व्हाइट एंड येलो बॉडी आर टाइटली लिंक्ड, यानी आंख के कलर और बॉडी के कलर के जीन्स जो थे टाइटली लिंक्ड थे। तो यहां पे सिर्फ इन्होंने 1.3% रिकॉम्बिनेशन दिखाई। जबकि अगर आप आई कलर और विंग के साइज का रेशियो देखें तो यहां पर आपको अच्छी खासी रिकॉम्बिनेशन देखने को मिली, क्योंकि ये जीन्स दूर दूर पाए जा रहे हैं। अब इन्हीं के एक स्टूडेंट थे मॉर्गन साहब के, इन स्टूडेंट का नाम था एल्फ्रेड स्टुर्टेवेंट। एल्फ्रेड स्टुर्टेवेंट इन्होंने क्या किया? इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को यूज किया बिटवीन द जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, और इनके बीच का डिस्टेंस मेजर किया और लिंकेज मैप्स बनाए। कैसे बनाए? तो जीन मैपिंग की टेक्निक किन्होंने डेवलप की? एल्फ्रेड स्टुर्टेवेंट ने। यहीं पे लिख दो, जीन मैपिंग वॉज डन बाय, जीन मैपिंग वॉज डन बाय एल्फ्रेड स्टुर्टेवेंट। एल्फ्रेड स्टुर्टेवेंट क्या क्या इन्होंने, आराम से देखिए। मैं कह रहा हूं भाई कि ये क्रोमोसोम है, मैं कह रहा हूं कि ये क्रोमोसोम है। एल्फ्रेड स्टुर्टेवेंट साहब ने क्या किया? कुछ पेरेंट्स थे, उनके बच्चों को नोटिस किया कि उनमें कितनी रिकॉम्बिनेशन आ रही है, ठीक है। अलग अलग जीन्स में कितनी रिकॉम्बिनेशन आ रही है। लेट्स से एक जीन है ए, है ना। इन्होंने कहा ये ए जो है आपका बी के साथ बहुत टाइटली लिंक्ड है। इन्होंने कहा ये ए जो है आपका सी के साथ लूजली लिंक्ड है, और ये ए जो है आपका डी के साथ और लूजली लिंक्ड है। तो मुझे बताइए कि सबसे पहले और सबसे बाद में कौन पाया जाएगा। तो लेट्स से आप यहां से शुरू करते हैं, आपने रैंडमली लिख लिया ए। अगर मैं बोल रहा हूं ए बी के साथ लिंक्ड है तो ए और बी सबसे पास पास पाए जाएंगे, तो आपका सिंपल केस है। फिर ए सी के साथ और कम लिंक्ड है, यानी ए सी से थोड़ा और दूर है। फिर ए डी के साथ और कम लिंक्ड है, यानी आपको पता लग जाएगा डी से और दूर है। तो सीक्वेंस हो जाएगा ए बी सी डी या डी सी बी ए, लेकिन आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा मेरे भाई कि इनका सीक्वेंस क्या है। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसमें आपको घुसना नहीं है। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि एल्फ्रेड साहब ने देखा कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जो हमेशा अगली जनरेशन में साथ साथ जाते हैं। अगर वो साथ साथ जाते हैं तो वो सबसे पास पास प्रेजेंट है। कौन से जीन्स हैं जिनमें थोड़ी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलती है, यानी वो थोड़े कम लिंक्ड हैं, तो उसको थोड़ा दूर नंबर दे दिया। कौन से जीन्स है ये और ज्यादा रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं, उसको और दूर नंबर दे दिया। कौन सा जीन है जो और ज्यादा दूर है और रिकॉम्बिनेशन शो करता है, और उसको दूर नंबर दे दिया। एंड अल्टीमेटली इस तरीके से आपको आइडिया लग गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको बताता हूं, ए और बी जो है इसकी रिकॉम्बिनेशन कितनी है आपकी है 1.3%। लेट्स से ए और सी जो है इसकी रिकॉम्बिनेशन कितनी है 7.2%। ए और डी जो है इसकी रिकॉम्बिनेशन कितनी है 13.1%। और ए और ई जो है इसकी रिकॉम्बिनेशन कितनी है आपकी
18.3%। अब आप रिकम्बिनेशन से क्या निकालो, लिंकेज निकाल लो। अगर इसकी रिकम्बिनेशन सबसे कम है यानी ये सबसे पास है, लिंकेज सबसे ज्यादा है, तो ए और बी सबसे पास। अगर आप देखो तो ए और सी थोड़ा और दूर है, रिकम्बिनेशन ज्यादा हो रही है, लिंकेज थोड़ी कम है, तो ए और सी ज्यादा दूर है। फिर ए और डी जो है इनकी रिकम्बिनेशन और ज्यादा है तो लिंकेज इसमें और कम, इनकी रिकम्बिनेशन और ज्यादा है तो लिंकेज थोड़ी और कम। एंड अल्टीमेटली आपके एल्फ्रेड स्टोन्टेवंट ने एक क्रोमोसोम के अंदर जीन्स किस पोजीशन पे पाए जा रहे हैं, किस सीक्वेंस में पाए जा रहे हैं, इस सीक्वेंस को एनालाइज कर लिया धीरे धीरे। सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम वॉज एनालाइज्ड। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी तो यही किया था। हम ये चेक कर रहे थे कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस क्या है, प्लस हम लोग एक क्रोमोसोम में जीन का सीक्वेंस क्या है ये भी तो टेस्ट कर रहे थे। तो उसमें आपका ये एल्फ्रेड स्टोन्टेवंट का मेथड बहुत ही ज्यादा काम का था। हमने इसके बारे में वहां बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, पर यह बहुत काम का है। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिखाता हूं और सबसे अच्छी बात यह है कि पीवाईक्यू का न्यूमेरिकल है तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़िए पहले, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये न्यूमेरिकल आसान करके दे देता हूं क्योंकि दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि आप न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको सॉल्व खुद करना है। मैं आपको आराम से बताता हूं। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द जीन्स ए एंड सी इज 5% है, यानी ए और सी जो है इसकी रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, 5% है। रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन बी एंड सी इज 15%। इसमें इतना रिकम्बिनेशन है इनके बीच में। बी और डी इज 9% एंड आपका ए और बी इज 20%, है ना। और इसके बाद अगर आप देखें सी और डी इज 24%, और आपको दे रखा ए एंड डी इज 29%। आपको यह बताना है एक क्रोमोसोम में इन जीन्स का सीक्वेंस क्या है, ए का, बी का, सी का, डी का, इनका सीक्वेंस क्या है, आपको यह बताना है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। हालांकि एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का है। मैं आपको एक ट्रिक दूंगा उसके एंड में जो कि रामबाण ट्रिक है, वो गलत हो ही नहीं सकती क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल ट्रिक है। बट स्टिल लेट्स डू दिस गेम। फिर भी इस गेम को एक बार समझ लेते हैं, बहुत प्यार से देख लेते हैं कि भाई क्या चक्कर है, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। कई लोगों ने सही बता दिया है, कमाल भाई, आप तो बहुत जीनियस लोग हो, दैट्स वेरी गुड। कई लोगों ने बताया है और कई लोगों ने बहुत सही बताया है, सो आई एम वेरी 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 इंप्रेस्ड। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बहुत छोटा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप खोल के रख दोगे इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से, बहुत आसानी से, मतलब 5 सेकंड भी नहीं लगेगी लिंकेज और रिकम्बिनेशन के क्वेश्चन में। कोई पीवाईक्यू उठा लो, कोई कहीं से सवाल उठा लो, 5 सेकंड भी नहीं लगेगी। आराम से देखिए। वैसे मुझे लग रहा है 90% स्टूडेंट सही बता देंगे जिस हिसाब का रिस्पॉन्स है आपका चैट सेक्शन में। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ ग्रेट पोल्स टुडे, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि पोल का रिजल्ट क्या आता है, तब हमको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ए ही मार्क कर रहे हैं, कुछ ने बी मार्क किया है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर क्या है। मैं आपका ए से एक बार पोल निकाल रहा हूं, है ना, उसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे क्योंकि मुझे ए के अलावा कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है ना। चलो, सो लेट्स चेक कि कितने बच्चों ने सही किया है या कितने बच्चों ने ए किया है। लगभग 76% बच्चों ने ए किया है। अब एक बार इस सवाल पे आ जाते हैं। देखो भैया, बहुत सिंपल सी बात है। अगर इन सबको मैं चेक करूं तो सबसे कम रिकम्बिनेशन किस में है, 5% ए और सी में, और सबसे ज्यादा रिकम्बिनेशन किस में है, आपका ए और डी में। अगर मैं यहां पे सिंपली देखूं तो सबसे कम रिकम्बिनेशन है, तो क्या इनके बीच में लिंकेज सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए? क्या लिंकेज मैक्सिमम होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। और अगर यहां पर सबसे ज्यादा रिकम्बिनेशन है तो लिंकेज मिनिमम होनी चाहिए। लिंकेज मिनिमम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए सर। अगर इनकी लिंकेज सबसे ज्यादा मैक्सिमम है तो ए और सी सबसे पास होंगे, ए और सी सबसे पास होंगे। ए और सी सबसे दूर है इसमें, तो एलिमिनेट हो गया। ए और सी सबसे पास होने चाहिए, ये भी आपका जिंदा है अभी ऑप्शन। ए और सी सबसे पास होने चाहिए, यहां इनके बीच में बी आया हुआ है तो ये भी एलिमिनेट हो गया, सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज,
ए और डी जो है ये सबसे ज्यादा दूर होंगे, लिंकेज इनमें कम है, ए और डी सबसे ज्यादा दूर है। यहां पर ये बचा हुआ, या ए और डी सबसे ज्यादा दूर नहीं है, ए इस कोने पे होना चाहिए था, डी इस कोने पे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, उत्तर आ गया 1। बताओ, मजा आया? मजा आया भाई? सिंपल यही करना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता, कुछ भी नहीं करना होता। 75% बच्चों ने एकदम सही बता दिया है, कमाल कर दिया है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग मोल्ड कर देते हैं। क्वेश्चन पूरा का पूरा यह है, एबीसीडी मैं फ्रीक्वेंसीज जो है ये आपकी अलग कर रहा हूं। मैंने क्या बताया आपको, मैंने ए सी का नाम ले लिया, मैंने बी सी का नाम ले लिया, और मैं रैंडम कुछ फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा हूं, देखते हैं हमारे पास वो ऑप्शन है या नहीं। राइट, सिर्फ 5 मैं यहां पर लिख रहा हूं। मैंने आपको कहा, या लिख ही लो भैया, ए डी। आप खुद से सीक्वेंस बना के बताना, तब मैं आपको मानूंगा। मैंने आपको कहा कि यहां पर ए और सी के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है ये है आपका 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। बी और सी के बीच में है 12%, बी और डी के बीच में है 3%, ए और बी के बीच में है 7%। रैंडम क्वेश्चन है, हो सकता है गलती भी हो जाए, हो सकता है क्वेश्चन ठीक से फ्रेम ना हो, एक दूसरे को ये कोइंसाइड कर रही हो, है ना। और यहां पर बस इतने से ही निकाल के दिखा दो, मेरे को बस देखना है आपको चीजें समझ में आई या नहीं। तो अब अगर आप देखोगे तो ए और बी जो है इसमें 7%, बी और डी में आपका 3%। तो बी और डी में 3% है, तो आपका लिंकेज सबसे ज्यादा, लिंकेज सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले तो बी और डी को ही लिख लो साथ साथ। फिर आपने देखा कि आपका सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन कहां पर है, बी और सी में, तो बी और सी सबसे दूर दूर पाए जाएंगे, तो बी और सी सबसे दूर दूर पाए जाएंगे, सबसे दूर दूर लिख लो। बीच में क्या बचा आपका, डी, और इसके अलावा बचा आपका ए। तो ए और डी में और ए और बी में देख लो क्या रिलेशन है। ए और सी आपका 10 की दूरी है, और आप कह रहे हैं ए और बी आपकी 7 की दूरी है। राइट, ए और बी आपकी 7 की दूरी है, जबकि आपका ए और सी 10 की दूरी है, तो ये नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन सही नहीं बनेगा, है ना। यहां पर आपका ए अगर सेंटर पे रखते हो तो सी के ज्यादा पास हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन सही फ्रेम नहीं हुआ। वही आपको पहले से आइडिया लग जाना चाहिए। पर हाँ, बीडीएसी इज अ पॉसिबल चॉइस, इज अ गुड चॉइस, बट अल्टीमेटली क्वेश्चन लॉन्ग रन में गलत हो जाएगा, सारे के सारे सही नहीं बैठेंगे। बट आई गेस कि आपको ये करना आ गया। सबसे पहले सबसे आसान तरीका है, ये देख लो कौन सबसे पास पास, कौन सबसे दूर दूर, एक ऑप्शन मिल जाएगा बहुत आराम से। राइट, आ जाओ और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं भाई। चलिए, पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फटाफट आ जाइए भाई, 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। जेनेटिक मैप इज वन दैट एस्टैब्लिश द साइट ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, एस्टैब्लिश वेरियस स्टेजेस ऑफ जीन एवोल्यूशन, शोज स्टेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पीशीज इन अ रीजन। ऑप्शन इतने आसान है कि आप कर ही डालोगे, ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। करेक्ट है। ग्रेस मार्क्स की आदत पड़ गई है तुमको, एनटीए ने हटा लिए हैं ग्रेस मार्क्स, है ना। आज सुप्रीम कोर्ट का आई होप आपने हियरिंग देखा होगा, मैं वहीं पे था, तो आई हैव गॉन थ्रू द कंप्लीट हियरिंग, तो आपको शायद आइडिया लग गया होगा। अभी 5 मार्क्स जो बोनस दिए थे, क्वेश्चन ऐसा था जिसके 2 ऑप्शंस करेक्ट थे, दोनों में मार्क्स दे दिए थे, आज उसको चैलेंज कर दिया है। तो हो सकता है फिर से ये जो आपके 67 स्टूडेंट्स थे, इनमें से कुछ ही बचेंगे आपके ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर, 44 स्टूडेंट्स आपके फिर 2, 3, 4, 5 रैंक पे चले जाएंगे। करेक्ट है। यहां पर देखिए जेनेटिक मैप क्या है, जेनेटिक मैप जो जीन का सीक्वेंस बता दे एक क्रोमोसोम के ऊपर। इवोल्यूशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, सेल डिवीजन की हमने बात ही नहीं की, आपका स्पीशीज एक रीजन के अंदर एकदम भैया इकोलॉजी में ही चले गए, कोई इसमें से करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बीसीडी में से उत्तर आ जाएगा 183%। कमाल यार, आप में कॉमन सेंस तो है। आ जाओ भाई अगला देखो, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ 2 जीन्स ए एंड बी इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला इज ड्यू टू। अगर 2 जीन्स हैं ए और बी और ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पा रही, साथ चिपके ही रह जा रहे हैं, तो इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। क्या है इसके पीछे का मेन रीजन? सिंपल भाषा में अगर पूछूं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या है? बताओ बताओ बताओ। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन क्या है? लिंकेज। अगर 2 जीन्स लिंक्ड हैं, एक दूसरे से चिपक गए, तो अब वो सेपरेट यानी असॉर्ट नहीं हो पाएंगे, अब वो चिपके ही रह जाएंगे। फेविकॉल का जोड़ लग चुका है मेरे भाई, अब आपका खेल खत्म हो चुका है। तो अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा लिंकेज। राइट, 83%। बहुत बढ़िया। आगे देखो भाई,
फिर एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो पीवाईक्यू के माध्यम से बताऊंगा। Frequency of recombination between gene pairs of same chromosome as a measure of distance between genes to map their position on chromosome was used first time by, यानी जेनेटिक मैपिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया? कौन मॉर्गन साहब के स्टूडेंट थे जिन्होंने क्रोमोसोम में जीन्स की पोजीशन, जीन्स का सीक्वेंस बताने की कोशिश की? उनका नाम पूछ लिया है साइंटिस्ट का डायरेक्टली, और 2023 में सीधा सीधा सवाल पूछा गया था ऑन द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट। कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से नहीं आता, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक दो स्लाइड बाद, और आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। आंसर क्या है? एल्फ्रेड स्टोटेवेंट साहब। सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब। एल्फ्रेड स्टोटेवेंट जो कि मॉर्गन साहब के स्टूडेंट थे, उन्होंने जेनेटिक मैप खोजे। 84%, सेम 84% ही कर रहे हो यार एज इट इज, और कुछ कर ही नहीं रहे। अब इसमें कुछ लोग गिरेंगे। गिवन बिलो दो स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन पूछा है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन सेम क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम पे दो जीन साथ साथ पाए जा रहे हैं, तो मेंडल्स के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहां काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि लिंकेज हो गई है। रीजन क्या है? क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। उल्टा बोल दिया, गलत है भाई, कई लोग गलत कर रहे हो, कई लोग मरोगे भाई इस क्वेश्चन में। स्टेटमेंट बी को गौर से पढ़िए। क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, क्या क्लोजली रिलेटेड जीन्स जो एकदम साथ साथ चिपक के पाए जा रहे हैं, क्या वो असॉर्ट करते हैं? असॉर्ट नहीं करते हैं। दे डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। एक्सेप्शन है भाई ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। कई लोग गए भाई। उत्तर क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, डी विल बी द आंसर। 61%, यहां पे चले गए 20% और 10% यहां चढ़ गए। भाई मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड गुड नहीं करता फॉर जीन्स दैट आर क्लोजली लोकेटेड, यानी कि आपका लिंक्ड जीन्स में ये लॉ काम नहीं करता। एकदम सही बात है, एक्सेप्शन है। क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली नहीं भाई, डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। उत्तर क्या हो गया? ए सही आर गलत, ए सही आर गलत। उत्तर क्या हो गया? 4 हो गया। उत्तर 4 हो गया। ये हम कर ही चुके हैं, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर पहली बार किसने बताई? एल्फ्रेड स्टोटेवेंट। 2019 में भी क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के 2023 में भी पूछा गया। यानी एक साइंटिस्ट के नाम पे आपके 2 क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 साल के अंदर अंदर, है ना? देखो कितना इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट सवाल है आपका, इसको गौर से देखिएगा। इसमें पोल नहीं लगा रहा, मैं पहले आपको समझा रहा हूं। व्हाट मैप यूनिट और सेंटीमॉर्गन इज अडॉप्टेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप? जैसे हम सेंटीमीटर बोलते हैं, किलोमीटर बोलते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं, ऐसे आपके मॉर्गन साहब ने भी एक यूनिट दी, इट्स कॉल्ड सीएम, पर इट्स नॉट सेंटीमीटर, इट्स सेंटीमॉर्गन। यहां पर क्या हुआ समझ लीजिए, ये एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पे 2 जीन्स इतने पास पास पाए जाते हैं, इस क्रोमोसोम पे 2 जीन्स इतने पास पास पाए जाते हैं, ये हमेशा साथ साथ अगली जनरेशन में जाते हैं। यहां पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है? सिर्फ 1%, यानी 99% केस में साथ साथ रहते हैं। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 1%। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज 1%, यानी जब ये जीन्स इतने पास पास पाए जा रहे हो कि इनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1% हो, 99% केस में साथ साथ जा रहे हो, तो इनके बीच के डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर नहीं 1 सेंटीमॉर्गन बोला जाता है। 1 सेंटीमॉर्गन, 1 मॉर्गन सेंटी हो जाता है 1% रिकॉम्बिनेशन देख करके। और ये अलग अलग क्रोमोसोम में अलग अलग पाया जाता है ना? कोई बड़ा क्रोमोसोम है तो उसमें आपके जो जीन्स हैं वो अलग अलग तरीके से पाए जाएंगे, है ना? थोड़ा दूर भी हो सकते हैं, थोड़ा पास भी हो सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डायमेंशन नहीं है। जैसे 1 सेंटीमीटर आपके लिए भी 1 सेंटीमीटर है, आपके स्केल के ऊपर बना हुआ है, मेरे लिए भी 1 सेंटीमीटर है, यूएस में भी 1 सेंटीमीटर है, जर्मनी में भी 1 सेंटीमीटर है। ये जो 1 सेंटीमॉर्गन है ये डिफरेंट हो सकता है। जैसे समझ लीजिए कोई क्रोमोसोम ऐसा हो जिसमें 1 जीन यहां है, 1 जीन यहां है, और तब जाके 1% रिकॉम्बिनेशन हो रही हो। कईयों में सिर्फ इतनी दूरी में ही 1% रिकॉम्बिनेशन हो रही हो। So it is not directly the distance, इसीलिए इसको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से नापा गया है, ये डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं है।
है ना, ये बात आपको बोली गई है। तो उत्तर क्या हो जाता है यहां पे, फटाफट मार्क करिए, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को, ये जो मैंने यहां पर बताया है इस पॉइंट को लिख लीजिए कि जब दो जीन्स इतने पास पाए जा रहे हो कि इनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1% हो, तब हम कहेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमॉर्गन है। तो मैं यहां पर लिखवा देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स when their recombination frequency is 1%। जब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1% हो तो उसको 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस कहा जाता है। तो यहां पर क्या बोला गया है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉसओवर या 1% रिकॉम्बिनेशन, एक ही बात है। उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, कर देते हैं 93%। कमाल यार, बहुत बढ़िया। लीडर बोर्ड देख लीजिए, अर्नव, जायन, अरमान, योगेश, सोमिल, अमनदीप, ब्रिजेश, अमन, सचिन एंड यश आर ऑन टॉप रैंक्स। बाकी बच्चों को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। एक ही बात है यार, है ना, लीडर बोर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं। कॉन्सेप्ट में ऑटोमेटिकली सिर्फ 2 ही लाइन है, आपको मोटा मोटा समझा देता हूं। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आज का टॉपिक था। लिंकेज मतलब एक क्रोमोसोम पर 2 जीन्स जब बहुत पास पास पाए जा रहे हैं तो ये बहुत लिंक्ड हैं, तो ये अगली जनरेशन में भी साथ साथ ही जाते हैं। और जब 2 जीन्स बहुत दूर दूर हैं तो ये बहुत कम लिंक्ड हैं, तो ये अगली जनरेशन में साथ साथ नहीं जाते, अलग अलग जा सकते हैं। दे कैन शो रिकॉम्बिनेशन। जैसा कि हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किए, एक्स क्रोमोसोम हमने ड्रोसोफिला का कंसिडर किया और उसमें हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस किए। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या कैरेक्टर्स लिए, बॉडी का कलर और आई का कलर। तो हमने एक तरफ कैरेक्टर्स ऐसे लिए जो बहुत डोमिनेटिंग थे, जो कि आपके बहुत ज्यादा हैवी कैरेक्टर्स थे, वो हमने लिए, जैसे कि ब्राउन बॉडी और लाल आंखें, मेल लिया हमने। और उसके अलावा फीमेल हमने क्या ली, येलो बॉडी और सफेद आंखें। तो ये आई कलर और बॉडी कलर के जो जीन्स हैं पास पास पाए जाते हैं, तो ये अगली जनरेशन में भी साथ साथ ही जाते हैं। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बली 98.7%, सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला। जबकि दूसरे केस में अगर आप देखें तो हमने लिया आपका आई का कलर और विंग का साइज, ये दोनों जीन्स बहुत दूर दूर पाए जा रहे हैं, तो अलग अलग जाते हैं आपके बच्चों के अंदर। एंड अल्टीमेटली नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन यहां पर अच्छी खासी देखने को मिलती हैं। 37.2% आपकी नॉन पेरेंटल देखने को मिल रही थी, यानी 62.8%, यानी 63% के आसपास ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिली। सिर्फ यही मेन डेटा है, इतना ही आपको बताना है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। यह आपका गृह कार्य है, पिछले लेक्चर के और इस लेक्चर के सारे क्वेश्चंस। ये हमारे 2 अनमोल रत्न हैं और यह है हमारी तरफ से आपको थैंक यू। आज बहुत ज्यादा हो गया भैया, आज सुबह से मैं लगा ही हुआ हूं। आज सुबह मेरी पहली क्लास 8:15 बजे थी, 8:15 बजे से अब 8 बज गए हैं, 12 घंटे, और मैं बैठा भी नहीं हूं भाई। तो ऐसे दिन बहुत कम होते हैं जब एकदम ही लगातार टक 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 करके काम आ जाए। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी जाने के विचार में हूं। डाउट ले लीजिए, ले लेते हैं भाई, बिल्कुल आ जाओ भैया, खुल जाओ भैया, हैंग ना हो भैया। भाई देखो, ये भी नहीं चाहता कि आज डाउट लिए जाए। देखो तुम्हारे सामने हैंग हो रहा है, लोड हो रहा है। एक और बार करते हैं, देखो चलिए। कोई डाउट वैसे है तो पूछ सकते हो, आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। पर एक बार दिल से बता दो भाई, क्या सबको सब कुछ समझ में आ गया है? ये जो लाल कलर के दिल हैं जो कोने में बने हुए हैं, इसको टक 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 करके एक बार 20-25 हजार तक पहुंचा दो, जिससे कि मुझे बहुत मजा आ जाए, है ना। कोई होड़ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, बस मैं ये देखना चाहता हूं कि आपको समझ में आया नहीं। उंगलियों का भरपूर इस्तेमाल किया जाए और इन लाल कलर के दिलों को एक बार बढ़ा दिया जाए, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके। कल एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आप लोग देखकर खुश हो जाएंगे। उस टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना। टॉपिक के नाम को सुन के ही एकदम हवाइयां उड़ गई होंगी। तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कल हम लोग करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। 1880 हो गए हैं, 1880 के बाद सीधा 3300 हो गए हैं, 3300 के बाद सीधा अपडेट हो रहा है 5100 हो गए हैं। क्या बात है। 5100 के बाद 7030 हो गए हैं। भाई एक एक सेकंड में बढ़ा दे रहे हो आप लोग। 9000 हम लोगों ने टच कर दिया है। अब हम लोगों ने टच कर दिया है 10,500। क्या बात है भाई। उसके बाद 12,500,
हर 5 सेकंड में 2-2 हज़ार बढ़ता है, इसका मतलब अगर अच्छे बच्चे हों तो 14,500 हम लोग टच कर चुके हैं, 16,500 हम लोग टच कर चुके हैं, बस हो गया, मतलब 20,000 हो ही गए। 18,500, क्या बात है भाई, आपको चढ़ा दो फिर तो आप एकदम, ये भाई ने बोला करने का तो करने का। 20,000 हो गए हैं, क्या बात है। 22,000, बस बस बस, 20,000 बोला था, हो गया, मतलब समझ में आ गया। ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, बढ़िया बढ़िया। इसको रोक दो भाई, इसको थाम दो। ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस क्लास एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली स्टूडेंट बेस, है ना। बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ाई करी एंड आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। एक आधी चीज कुछ डीपीपी में आपको मिल जाएंगी। डीपीपी मैं कम देना चाह रहा हूं जानबूझ के, जिससे कि आपको एडिशनल लोड ना लगे। ज्यादा क्वेश्चन यहीं पे कर लो क्लास में, उसके बाद आराम से चिंता मुक्त हो जाओ और काम धंधे पे लग जाओ। 25,000 हो चुके हैं, थैंक यू सो मच भाई, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए, एक आधा कोई डाउट हो, रीच मी आउट, आई विल ट्रूली केटर योर डाउट्स। लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलता हूं कल सेक्स डिटर्मिनेशन के टॉपिक के साथ, और कल उस टॉपिक को फोड़ रहे होंगे। उसके बाद करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की चर्चा, पेडिग्री एनालिसिस के न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे होंगे काफी सारी बीमारियों के बारे में, डिजीजेस के बारे में। मेंडेलियन डिजीजेस भी पढ़ेंगे और आपकी क्रोमोसोमल डिजीजेस भी पढ़ेंगे। अगले 4-5 लेक्चर्स के अंदर आपका ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, और उसके बाद हम लोग बढ़ रहे होंगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर पे, जो कि आपकी ज्यादा से ज्यादा 4 लेक्चर के अंदर खत्म हो जाएगी। एक ही चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, सबसे छोटा सबसे प्यारा राज दुलारा चैप्टर है, और उसके बाद आपकी इकोलॉजी शुरू हो जाएगी। एक ही चैप्टर बड़ा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जिसका ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट भी अब आपके सिलेबस से हट चुका है, तो सिर्फ पॉपुलेशन पूछा जाएगा। पॉपुलेशन आपका 4 लेक्चर का काम है। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी, मुश्किल से 4-5 लेक्चर का काम है, और उसके बाद है आपका इकोसिस्टम, वो भी आपका ऐसा ही 4-5 लेक्चर का काम है। यानी अब अगर हम इस चैप्टर को पढ़ गए तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग 70% खत्म हो चुका होगा। और फिर हम पढ़ेंगे 11वीं को। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स देने वाला हूं, काफी डिटेल्ड होंगे। एक चैप्टर आपका 2.5-3-4 घंटे में कवर हो रहा होगा, आप उनको देख करके सीख सकते हैं। नोट्स आपको डायरेक्टली हैंड्स ऑन मिल रहे होंगे, तो बहुत मजा आ रहा होगा। और हम साथ साथ 12th का रिवीजन भी करेंगे, जैसे कि आपकी ग्रिप ना छूटे। बहुत ज्यादा मजा आ जाना चाहिए आपको। बोर्ड एग्जाम आप लोग फोड़ें, नीट आप लोग फोड़ें, उसके लिए पूरा का पूरा कंटेंट मैं आपको यहीं पर दूंगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, चलो भाई, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। थक गया हूं बहुत, जाता हूं, बैठता हूं, चाय पानी पीते हैं, और उसके बाद काम धंधे पे लगते हैं। आई एम क्रिएटिंग सम ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर यू, दोज विल कम इन बैचेस वेरी वेरी सून। आई एम नॉट श्योर, मैं कुछ कमिट नहीं करना चाहता टाइम के बारे में, क्योंकि पिछली बार भी मैं मैट डीजी लाने में थोड़ा सा लेट हो गया था, बिकॉज मैंने सोचा मैं उसको हाथ से लिखूंगा, जिसमें काफी टाइम लग गया। एंड सर्दी के मौसम में मैंने वो लिखी है रजाई में घुस के, तो कुछ छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो गई हैं। लेकिन इस बार मैं कुछ बहुत धमाकेदार सोच रहा हूं, विच विल टेक टाइम बट दैट विल श्योरली कम बिफोर नीट एग्जामिनेशन, सो यू विल एंजॉय द चैप्टर्स लाइक एनीथिंग। आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस मजा आ जाएगा, इतना याद रखो, है ना। चलो भाई, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, बाय 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 बाय। मिलते हैं आपसे कल, ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जय हिंद, बाय।